हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानदीप एकेडमी। स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप एकेडमी में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट टेस्ट, जो कि है फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मिशन मेंस 2025 है, उसका जो ज्योग्राफी का फुल लेंथ टेस्ट है, उसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से, जो हमारा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। So first question is saying that how do the phenomena of El Nino and La Nina affect the predictability and performance of the Indian monsoon? क्या कह रहा है क्वेश्चन को? सबसे पहले डिकोड कर लेते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारी डिमांड समझते हैं। राइट, सो क्या है फर्स्ट कि हाउ डू द फेनोमेनन ऑफ एल नीनो एंड ला नीना। जो एल नीनो फेनोमेना है और ला नीना फेनोमेना है, उसका क्या पूछा है? इफेक्ट पूछा है किसके ऊपर? प्रेडिक्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के ऊपर। किसके कॉन्टेक्स्ट में? इंडियन मानसून के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। मतलब इंडियन मानसून के कॉन्टेक्स्ट में जो एल नीनो और ला नीना फिनोमिना है, वो कैसे अफेक्ट करता है इंडियन मानसून के ऊपर, कि कैसे वो इंक्रीज करता है इंडियन मानसून को, पुश करता है, डिक्रीज करता है, डिले करता है इंडियन मानसून को। ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो डिमांड क्या होगा हमारा? तो एल नीनो का और ला नीना का इंपैक्ट बताना है हमें इंडियन मानसून पे। किस कॉन्टेक्स्ट में? प्रेडिक्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या होगा? सबसे पहले डेफिनेशन देके स्टार्ट कर सकते हो आप इंट्रोडक्शन। क्या है एल नीनो फिनोमिना, क्या है ला नीना फिनोमिना? ठीक है, इनका एक ब्रीफली आप डिफाइन कर सकते हो, एक डेफिनेशन दे सकते हो कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन के बाद यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ द डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो वहां पे, और डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हो कि ये एल नीनो फिनोमिना होता है या ला नीना फिनोमिना होता है। राइट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के लिए वो हेल्प करेगा, एक वैल्यू एडिशन जैसे वो काम करेगा। ठीक है, डायग्राम ज्योग्राफी में अगेन इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आप अगर वहां पे निकालते हो तो आप क्लियरली वहां पे बता देते हो कि बेसिकली ये चीजें हैं जो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब डिमांड की हम लोग बात करें बॉडी पार्ट में। सबसे पहले पोटेंशियल क्या है, इंपैक्ट क्या है ऑन इंडियन मानसून। एल नीनो का इंपैक्ट क्या रहेगा? देखो, एल नीनो फिनोमिना हमने पता है कि एग्जैक्टली एल नीनो फिनोमिना है क्या। जैसे एल नीनो आएगा तो हमारे इंडियन मानसून के ऊपर अफेक्ट क्या होता है, उसका इंपैक्ट क्या होता है। एल नीनो फिनोमिना से हमारा इंडियन मानसून वीक हो जाता है, डिले हो जाता है इंडियन मानसून में। उतना ज्यादा रेनफॉल, जो नॉर्मल रेनफॉल होता है इंडियन मानसून में, वो रेनफॉल कम हो जाता है एल नीनो ईयर्स में। ठीक है, सो वही इंपैक्ट हमें बताना है कि एल नीनो एंड मानसून वीकनिंग कैसे वो मानसून को वीकन करता है। ठीक है, जैसे लॉस ऑफ मानसून स्ट्रेंथ, जो मानसून हमारा है उसका जो स्ट्रेंथ है, जो नॉर्मल रेनफॉल होता है हमारा, वो नॉर्मल रेनफॉल से हमारा कम रेनफॉल होता है। ठीक है, जैसे जो वॉकर सर्कुलेशन होता है हमारा, वो क्या हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है बेसिकली। ठीक है, उसकी वजह से हमारा मानसून विंड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। जैसे एग्जांपल भी पुट करना है, देखो जहां जहां पे भी एग्जांपल पुट कर सकते हो वहां पे एग्जांपल पुट करो, दैट विल अगेन एड सम एक्स्ट्रा वैल्यू टू योर आंसर। राइट, सो यहाँ पे एग्जांपल पुट कर सकते हैं। जैसे ड्रॉट्स हम लोग लिख सकते हैं 2002 का, 2009 का, देन 2015 का ड्रॉट्स हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन डिलेड ऑनसेट एंड पुअर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है डिलेड ऑनसेट? मतलब ऑनसेट डिले होता है मानसून का, जो ऑनसेट होता है, ठीक है, अराइवल ऑफ मानसून बेसिकली डिले हो जाता है। ठीक है, या पुअर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मानसून डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग एरियाज में। जैसे एक हमारी ब्रांच है जो सदर्न ब्रांच है, ठीक है, एक ब्रांच हमारे बे ऑफ बंगाल में जाती है, एक ब्रांच अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो फिनोमिना है वो वीक हो सकता है, या डिस्ट्रीब्यूशन उसका वीक हो सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे इंपैक्ट है ये आपको लिखना है उसके इसमें। ठीक है, देन ये आपने एल नीनो के बारे में लिखा, तो सेम आपको ला नीना के बारे में लिखना है। ला नीना कैसे अफेक्ट करता है? जैसे ला नीना स्ट्रेंथन करता है हमारे इंडियन मानसून को। जो नॉर्मल मानसून का ईयर होता है या नॉर्मल रेनफॉल होता है, उससे ज्यादा रेनफॉल करता है एल नीनो फिनोमिना। राइट, सो दीज आर द सम पर्टिकुलर इफेक्ट्स ऑफ इंडियन एल नीनो एंड ला नीना ऑन इंडियन मानसून। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है फोरकास्ट प्रेडिक्टेबिलिटी में। कैसे फोरकास्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग अगर एल नीनो और ला नीना का इंपैक्ट हमें समझ आया तो। ठीक है, तो क्लाइमेट फोरकास्ट मॉडल्स, मॉड्यूलिंग फैक्टर्स, स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस क्या है उसका, ये सारी चीजें हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फोरकास्ट से मतलब क्वेश्चन प्रेडिक्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस के ऊपर था ना, उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन मानसून के कॉन्टेक्स्ट में बताना था। ठीक है, तो वही उसका इंपॉर्टेंस हमने बताया कि क्लाइमेट फोरकास्ट में कैसा है। जैसे की टू प्रिडिक्टर मानसून इन मॉडलिंग
मॉडलिंग बट शोज वेरिएबिलिटी। जैसे प्रिडिक्ट करने में एक अच्छा उसका मतलब पैटर्न हमें समझ आता है, बट क्या है वहां पे भी वेरिएबिलिटी हमें क्या होती है, समझ आती है या दिखती है बेसिकली, ठीक है। सेम वैसे आईओडी हो गया, एमजे, आईओडी मतलब इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, एमजेओ हो गया या यूरेशियन स्नो जैसे है, इनका ये इफेक्ट भी या इसके प्रिडिक्टेबिलिटी में भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हमें ऐसे बॉडी पार्ट को क्या करना है, पर्टिकुलरली यहाँ पे एड्रेस करना है। कंक्लूजन में क्या हो सकता है, कंक्लूजन अगेन एम्फोसाइज करो, किसके ऊपर एम्फोसाइज करना है हमें, इंप्रूविंग द फोरकास्टिंग मॉडल्स। जो एग्जिस्टिंग फोरकास्टिंग मॉडल्स है, जो एग्जिस्टिंग प्रिडिक्टेबल जो हमारा ये है, ठीक है, डिपार्टमेंट है प्रिडिक्शन करने का, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग जो मॉडल्स है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसमें और ज्यादा रिफॉर्म्स या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स को और ज्यादा पैरामीटर्स उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सके, ठीक है, वेरिएबिलिटी या वेरिएशन ज्यादा ना हो वहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आप लिख सकते हो कि जो रोल है टेक्नोलॉजी का एंड प्रिपेयर्डनेस का, जैसे एल नीनो आ रहा है, ला नीना आ रहा है, तो एल नीनो के इसमें हम लोग प्रिपेयर्डनेस के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर सकते हैं, वहां पे हम लोग ज्यादा एफर्ट्स डाल सकते हैं, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, उसके ऊपर और ज्यादा स्ट्रेस करने की क्या है यहाँ पे जरूरत है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस ऑफ द लिथियम ट्रायंगल। क्या है, लिथियम ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है। डिस्कस द स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस ऑफ द लिथियम ट्रायंगल एंड हाईलाइट इंडियाज एफर्ट टू सिक्योर एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इट्स एनर्जी सिक्योरिटी। क्या है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो लिथियम ट्रायंगल है उसका इंडिया के ऊपर कैसे ये होने वाला ये पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस क्या होगा, ठीक है, स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस किसका, लिथियम ट्रायंगल, लिथियम एक मिनरल है बेसिकली, ठीक है, उसका जो बेसिकली रिसोर्सेस है, ठीक है, वो लिथियम ट्रायंगल में जो सबसे ज्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं, ठीक है, वहां से क्या करना है हमें, वहां से क्या करना है, उसका एफर्ट, हाईलाइट द इंडियाज एफर्ट टू सिक्योर एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स। ऐसे जो क्रिटिकल मिनरल्स है इसके लिए इंडिया क्या क्या एफर्ट ले रहे हैं वो भी क्या करना है, हमें हाईलाइट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिमांड समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस बताना है किसका, लिथियम ट्रायंगल का, और इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं इंडियन गवर्नमेंट में, वो हमें यहाँ पे सिंपली ये करना है, ठीक है, एड्रेस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इसको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, डिफाइन लिथियम ट्रायंगल जो है हमारा कहां पे है, लिथियम ट्रायंगल बोलिविया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे जो लिथियम ट्रायंगल है बोलिविया, अर्जेंटीना एंड चिली, ये जो लिथियम ट्रायंगल है इसको एड्रेस कर सकते हैं हम एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बारे में बता सकते हैं कि क्लीन एनर्जी गोल्स क्या है हमारे, उसको लिंक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, या कुछ डेटा होगा हमारे पास। सेकेंड इंट्रोडक्शन का टाइप है बेसिकली बेटा होगा, कुछ फैक्ट होगा, जैसे ये जो ट्रायंगल है 50% ऑफ ग्लोबल लिथियम रिजर्व्स ये करता है, ये बेसिकली ये तीन बेसिकली कंट्रीज है, इसमें वर्ल्ड का 50% ऑफ लिथियम बेसिकली रिजर्व वहां पे लोकेटेड है, तो ये हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। या हमारा जो ईवी व्हीकल्स का जो बेसिकली ये है, ठीक है, 30% ईवी एडॉप्शन बाय 2030, ये जो गोल है हमारा उसके लिए कैसे हेल्प करेगा, उसका रिलेवेंस क्या है इस गोल में, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग आते हैं सीधा बॉडी के ऊपर। स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस क्या है लिथियम का, कैसे लिथियम इंपॉर्टेंट है बेसिकली स्ट्रैटेजिकली, अगर हमें हमारा ईवी प्रोडक्शन या ईवी जो हमारा गोल है बेसिकली 30% ईवी एडॉप्शन का, वो गोल कैसे हम लोग इसके थ्रू अचीव कर सकते हैं, उसका रिलेवेंस क्या होगा ये हमें बताना है। ब्रीफली उसके पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मैप निकाल सकते हैं एज अ वैल्यू एडिशन, जहां पे हमने बोलिविया दिखाया, चिली दिखाया और यहाँ पे अर्जेंटीना दिखाया, और ये तीन स्टेट का ये जो ट्रायंगल है बेसिकली, ठीक है, इस ट्रायंगल को हमने क्या किया, हाईलाइट किया, ये ट्रायंगल को हाईलाइट किया, ठीक है। ग्लोबल रिसोर्सेज डोमिनेंस, स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस क्या रहेगा, सबसे पहले ग्लोबल रिसोर्सेज डोमिनेंस बेसिकली क्या है, 50% क्या है वहां पे रिजर्व्स है, ठीक है, इन तीन देशों में, ठीक है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा रिसोर्स डोमिनेंस बेसिकली ये ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लीन ट्रांजिशन में क्या रोल होगा उसका, ठीक है, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन में क्या रोल होगा उसका, सप्लाई चेन वोलेटिलिटी में क्या रोल होगा उसका, ये भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें आप डिस्कस करोगे। रिलेवेंस मतलब क्या होगा, स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस
कि कैसे रिलेवेंट है वो हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिलेवेंट है, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी में क्या रोल रहेगा उसका, ठीक है। जियोपॉलिटिकल कंपटीशन में क्या रहेगा, ये सारी चीजें हमें पर्टिकुलरली इसमें डिस्कस करनी है, ठीक है। अब इंडिया का जो एफर्ट है, ठीक है, क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं हमने इंडिया के इस गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, वो हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने काबिल इनिशिएटिव लॉन्च किया। काबिल इनिशिएटिव नाम याद रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी लिथियम एज अ कोई क्वेश्चन आएगा, कोई टॉपिक आएगा, तो गवर्नमेंट के साइड से हम लोग देख सकते हैं कि काबिल इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइंट वेंचर था हमारा किसके साथ, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, तो एक्वायर क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, जिसमें हमने एमओयू साइन किया, किसके साथ, अर्जेंटीना के साथ साइन किया, और बाकी जो दो देशों से, मतलब बोलीविया हो गया और चिली हो गया, उनके साथ हम लोग अभी अंडर टॉक्स है, मतलब उसके साथ हमारी क्या बातें अभी तक चल रही है, डायलॉग्स अभी तक चल रहे हैं बेसिकली उनके साथ, ठीक है। तो ये क्या होगा बेसिकली उसका, ये होगा काबिल इनिशिएटिव। दूसरा क्या है, हमें डिप्लोमेटिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमने अलग अलग कंट्रीज के साथ की है, जैसे हम लोग वहां से रिसोर्स इंपोर्ट करें, ठीक है, या जो लिथियम है वो इंपोर्ट कर सके, जैसे कॉड हो गया, ठीक है। फिर डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड स्टॉक पिलिंग, जैसे डोमेस्टिक जो रिसोर्सेस है हमारे, वो भी हमने थोड़ा सा R&D किया उसके ऊपर, जैसे लद्दाख में लिथियम के बहुत सारे रिजर्व्स मिले हैं, कर्नाटका में मांडवा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी बहुत सारे लिथियम रिजर्व्स मिले हमें। तो ये सारे भी एक्सप्लोरेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, या इनको भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द सम एफर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, ओके। अब कंक्लूजन में क्या आ सकता है, कंक्लूजन में आप कंक्लूड कर सकते हो, एम्फसाइज करो सिक्योरिंग क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर करने का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे एक एनर्जी का वो पिलर हो सकते हैं, बेसिकली एनर्जी सॉवेरेनिटी करनी है हमें, ठीक है, एनर्जी में हमें क्या करना है, सॉवेरेन होना है, तो क्या उसका इंपॉर्टेंस है, बेसिकली ये हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी स्ट्रेस करना है, मतलब फोकस अगेन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर फोकस करो, जैसे ग्लोबल पार्टनरशिप के ऊपर हमने फोकस किया, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन के ऊपर फोकस किया, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स के ऊपर हमने फोकस किया। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो आप मतलब बता सकते हो यहाँ पे कि इसके ऊपर हमने फोकस किया, और हमारा अभी भी मतलब जो ऑटोनॉमी है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग कंक्लूजन लिख सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड इवेंट्स इन द हिमालयन रीजन, ठीक है। हिमालयन रीजन में बेसिकली जो लैंडस्लाइड होते हैं उसके नेचुरल फैक्टर्स क्या है एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स क्या है, ये बेसिकली डिस्कस करना है। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लैंडस्लाइड के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हो डेफिनेशन देके, क्या है डेफिनेशन लैंडस्लाइड के एग्जैक्टली, ठीक है। उसके साथ साथ आप एग्जांपल देख सकते हो कोई लैंडस्लाइड का, या सेकेंड इंट्रोडक्शन का टाइप है, आप डेटा वहां पे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। कोई रिपोर्ट होगा लैंडस्लाइड का वो प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो डिफाइनिंग लैंडस्लाइड एंड लिंकिंग हिमालय, लिंक करना है हमें हिमालयन रीजन की जो वल्नरेबिलिटी है लैंडस्लाइड की, उसके ऊपर क्या करना है, हमें लिंक करना है, ठीक है। या इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, कोई डेटा दे सकते हो या कोई फैक्ट दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या सिंपली डेफिनेशन लिखनी है इंट्रोडक्शन में। ये मैप आप निकाल सकते हो बेसिकली, देखो अगेन ज्योग्राफी में मैप डायग्राम इनका इंपॉर्टेंस है। सिंपली एक कॉर्नर में आप जहां पे इंट्रोडक्शन आपका खत्म होता है, जहां से बॉडी पार्ट आप स्टार्ट करोगे, सिंपल हेडिंग देना है, वहां पे कॉर्नर में एक सिंपल छोटा सा मैप निकालना है, जिसमें हम लोग ये हिमालयस का जो पार्ट है, ठीक है, ये जो हिमालयस का पार्ट है इसको हम लोग सिंपली दिखा सकते हैं यहाँ पे ऐसे मैप निकाल के, या वेस्टर्न घाट्स, या ठीक है, यहाँ पे रिलेवेंस बस हिमालयस का है, तो ये लैंडस्लाइड प्रोन जो जोन है इंडिया का वो यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ठीक है, जो हाईली वल्नरेबल है लैंडस्लाइड को, ठीक है। अब इसके बाद बॉडी पार्ट में नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। ये सिंपली मतलब आपको लैंडस्लाइड आपने अगर पढ़ा है तो इसको आप इजीली एड्रेस कर पाओगे। क्या क्या है नेचुरल फैक्टर्स, टेक्टोनिक मूवमेंट जैसे हो गया, ठीक है, फॉल्ट्स जैसे हो गया, टेक्टोनिक मूवमेंट हो गया, ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन या स्टीप स्लोप्स, ठीक है, इरोडेबल रॉक्स वहां पे है, ये सारी चीजें आप इसमें क्या कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स मतलब ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन मेड या ह्यूमन कॉज्ड फैक्टर्स बेसिकली बोलते हैं उनको, जो मानव निर्मित बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, जैसे लार्ज जो डैम्स है, डैम्स के ऊपर हम लोग क्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वहां पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इलीगल और अनसाइंटिफिक माइनिंग हो रही है, माइनिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, माइनिंग की वजह से अगेन लैंडस्लाइड का एक चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
जोन कल्टीवेशन, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें इसमें क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा मतलब स्टैटिक पार्ट में आता है बेसिकली ये, एज सच इसमें डिस्कस ज्यादा हम लोग ये नहीं कर सकते। ठीक है, बस वो जो स्टैटिक पोर्शन आपने पढ़ा होगा, नेचुरल फैक्टर्स, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, या आप इजीली आप कैटर यहाँ पे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, कंक्लूजन में क्या है, एम्फोसाइज करना है हमें इंटीग्रेटिंग साइंटिफिक नॉलेज, रेगुलेशन एंड लोकल पार्टिसिपेशन फॉर रेजिलियंस। अगर रेजिलियंस हमें तैयार करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या एम्फोसाइज करना चाहिए, ठीक है, कि जैसे लोकल पार्टिसिपेशन हमें और ज्यादा बढ़ानी चाहिए, साइंटिफिक हमारे पास नॉलेज और ज्यादा होनी चाहिए, या रेगुलेशन हमारे पास और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, या हम लोग सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम मस्ट वर्क हैंड इन हैंड। ठीक है, मतलब ये तीन चीजें क्या एक साथ हमें वर्क करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फ्रेजाइल जो रीजन है उसको डिजास्टर से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बेसिकली। राइट, मतलब कुछ चीजें हैं जो अच्छे से हमने इंप्लीमेंट की, अच्छे से उनके बारे में अगर हमने ये किया, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है हमारा डिजास्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम, वो अगर हमने अच्छे से वहां पे काम किया तो हम लोग ओवरऑल इस रीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाई हैज अर्बन फ्लडिंग बिकम अ रिकरिंग फेनोमेना इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स फॉर इट्स मिटिगेशन। सिंपली क्वेश्चन है आगे, अर्बन फिनोमेना, अर्बन फ्लडिंग के बारे में पूछा है। अर्बन फ्लडिंग एग्जैक्टली है क्या और क्यों वो बार बार रिकर हो रहा है, रिकरिंग मतलब बार बार आ रहा है। जैसे इंडियन सिटीज में, किसके कंटेक्स्ट में पूछा, इंडियन सिटीज के कंटेक्स्ट में पूछा है, और उसके ऊपर मिटिगेट करने के लिए उसके मेजर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, ये पूछा है। सिंपली दो डिमांड है यहाँ पे, एक तो रीजंस बताना है, कॉजेस बताना है अर्बन फ्लडिंग के, और उसके बाद उसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं ये बताना है। ठीक है, तो ब्रीफली इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अर्बन फ्लडिंग का डेफिनेशन लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, या हमारे पास सेकंड टाइप ये होगा, कोई डेटा होगा, कोई रिपोर्ट होगा, तो वो रिपोर्ट हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हम लोग क्या ये ब्रीफली मैप निकालेंगे, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग जो अर्बन सिटीज है वो हमने यहाँ पे लोकेट किए, जहां पे फ्लडिंग एक रिकरिंग फेनोमेना है। बहुत ज्यादा फ्लड्स होता है फ्रीक्वेंटली वहां पे, अर्बन सिटीज में फ्लड होता है। जैसे यहाँ हमारा पुणे है, मुंबई है, ठीक है, सूरत, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, श्रीनगर हो गया, ठीक है, चेन्नई, बेंगलुरु, दीज आर सम क्राउडेड सिटीज जहां पे क्या है, बहुत सारे इश्यूज है वहां पे, बहुत सारे कॉजेस है वहां पे, चैलेंजेस है, उसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग जो है रिअकर हो रहा है बार बार। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में हमने वही सोचा कि देखा कि हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, और डेफिनेशन के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जो रिसेंट एग्जाम्पल्स हुए अर्बन फ्लडिंग के, वो रिसेंट एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे चेन्नई का फ्लड आया था, दिल्ली का वाटर लॉगिंग हुआ था 2015 में, चेन्नई फ्लड, 23 में दिल्ली का वाटर लॉगिंग, और ओवरऑल यहाँ पे नीति आयोग का एक डेटा है, नीति आयोग का एक रिपोर्ट है कि जो 68% ऑफ इंडियन सिटीज आर फ्लड प्रोन। ठीक है, मतलब टोटल जो जितनी भी सिटीज है इंडिया में, उसके अराउंड 68% जो सिटीज है वो क्या है, फ्लड प्रोन है बेसिकली, वल्नरेबल टू फ्लड है बेसिकली। ठीक है, और ये किसने बोला है, ये नीति आयोग ने बोला है, उनके एक रिपोर्ट में बोला है। ठीक है, तो ऐसे आप इंट्रोडक्शन को क्या कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब कॉजेस क्या क्या है, सिंपली आपको कॉजेस बताने हैं, उसमें भी आप कॉजेस बता दो कि कौन कौन से कॉजेस है बेसिकली अर्बन फ्लडिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। कैसे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अच्छे से मतलब प्लान नहीं होने की वजह से। ठीक है, जैसे रोड्स हो गया, ठीक है, ड्रेनेज हो गया बेसिकली, अगेन ड्रेनेज इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ अर्बन फ्लडिंग। ड्रेनेज अच्छे से मतलब ये नहीं किया वहां पे, आउटडेटेड ड्रेनेज है, जो पुराने जमाने के या पुराने इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग या पुराने अर्बन प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो ड्रेनेजेस बनाई गई थी वो अब आउटडेटेड हो गई है, जो फुल हो रही है ड्रेनेजेस। कॉन्क्रीट हर जगह दिख रहा है हमें, ठीक है, कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है हर जगह, रोड्स का हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द फैक्टर। ठीक है, एंड अगेन वैसे आप बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे बता सकते हो। बेसिकली कॉजेस जो भी है अर्बन फ्लडिंग के, ये हमें डिस्कस करना है, और उसके ऊपर मिटिगेशन मेजर्स क्या क्या होंगे वो भी डिस्कस करना है हमें। क्या क्या होंगे मिटिगेशन मेजर्स, जैसे वाटर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग की जरूरत है यहाँ पे। देन स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम, जैसे ड्रेनेज है हमारा, ड्रेनेज पैटर्न जो है उसको और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम हमें ये करना। फिर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर सकते हैं हम लोग,
जिसमें हम लोग अलग अलग सॉल्यूशन या ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करके एक अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग। रिस्टोर लोकल वाटर बॉडीज, जो लोकल वाटर बॉडीज है उनको रिस्टोर करना है हमें, ठीक है। या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ऐसे कुछ रिफॉर्म्स है जो आप पर्टिकुलर इस मिटिगेशन मेजर्स में क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, राइट। सो ये हमने बॉडी पार्ट में देखा। आप कंक्लूड कैसे कर सकते हो? कंक्लूड अगर करना है, कंक्लूड करने के लिए अर्बन फ्लडिंग जो है, ठीक है, अर्बन फ्लडिंग एक स्ट्रक्चरल एंड क्लाइमेट क्राइसिस है, ठीक है, जिसको नीड है क्या? इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बेस्ड एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। तीन चीजें याद रखनी है, एक तो इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बेस्ड एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। अगर हम लोग अच्छे से करेंगे तो हम लोग जो क्लाइमेटिक, जो अर्बन फ्लडिंग एक स्ट्रक्चरल एंड क्लाइमेटिक जो क्राइसिस है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, और उसमें हम लोग और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। सिटीज मस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स क्लाइमेट रेजिलिएंट, मतलब जो सिटीज है वो क्या करना है, उसको क्लाइमेट स्मार्ट अर्बनाइजेशन के ऊपर क्लाइमेट स्मार्ट अर्बनाइजेशन के ऊपर क्या करना है, वहां पे शिफ्ट होना है, ठीक है। फोकसिंग ऑन रिस्टोरिंग वाटर बॉडीज, इन्वेस्टिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्पावरिंग लोकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मतलब बेसिकली मोटा मोटा यही पे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो क्लाइमेट स्मार्ट अर्बनाइजेशन है उसके ऊपर हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है हमारे सिटीज को। इसको हम लोग फोकस ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा बेटर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस उसको प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फेवरेबल ज्योग्राफिकल एंड पॉलिसी फैक्टर्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या है मेन हमारा थीम, क्या है? सेमीकंडक्टर है। जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए क्या है, जो फेवरेबल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड पॉलिसी फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ये हमें यहाँ पे उसका पूछा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा है हमें? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड पॉलिसी फैक्टर्स एस्टैब्लिशमेंट फॉर द सेमीकंडक्टर ऑफ इंडस्ट्री, मतलब जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री वाला जो हमारा सिलेबस का पार्ट है उसके अंडर ये क्वेश्चन हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या सबसे पहले सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन या उसके बारे में क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के बारे में लिख सकते हैं जो सेमीकंडक्टर का है, ग्लोबली कैसे सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है और क्या क्यों उसका नीड बढ़ रही है बेसिकली सेमीकंडक्टर की, ठीक है। या सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सेमीकंडक्टर को, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं और उसका रिलेवेंस लिख सकते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। 2030 जो है, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड है मार्केट की 1 ट्रिलियन मार्केट पहुंच जाए, कब तक? 2030 तक। ऐसे किसने बोला है? मिकेंसी ने बोला है। मिकेंसी का एक रिपोर्ट आता है, ठीक है, मिकेंसी एक इंस्टीट्यूट है, उसका ये आता है बेसिकली रिपोर्ट आता है, उसमें क्या बोला है कि ग्लोबली क्या है, सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है वो ग्लोबली 1 ट्रिलियन तक रीच करेगा, कब तक? बाय 2030। तो अगेन उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उस सेमीकंडक्टर मार्केट का रिलेवेंस भी बहुत ज्यादा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर के प्लांट्स है उनका हमने मैप निकाला इंट्रोडक्शन के बाद, और यहाँ पे ब्रीफली हमने बता दिया, जैसे गुजरात में हमारे पास एक है, फिर आसाम में हमारे पास एक है, ठीक है। ऐसे हमने कुछ जो लोकेशंस है वो मार्क किया हमने, और वहां पे हमने सिंपली बता दिया कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या सेमीकंडक्टर प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या रहेंगे? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, सबसे पहले वही जो आप पढ़ते हो जो नॉर्मल इंडस्ट्री के लिए लगते हैं, सेम फैक्टर्स होंगे यहाँ पे, बस वो कॉन्टेक्स्ट सेमीकंडक्टर के इसमें होगा। एक आध दूसरा जो फैक्टर होगा वो पर्टिकुलर उस सेमीकंडक्टर के लिए होगा, बाकी सेम ही होंगे, ठीक है। जैसे क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल सुटेबिलिटी, ये एक फैक्टर है अगेन, ठीक है। उसके बाद सेस्मिक एंड ज्योग्राफिकल स्टेबिलिटी, मतलब जैसे सेमीकंडक्टर आप बोलोगे कि हिमालयन रीजन में जाके सेमीकंडक्टर प्लांट वहां पे स्टैब्लिश करो, तो वो सुटेबल नहीं रहेगा लोकेशन। क्यों? यहाँ पे क्योंकि लॉस मेकिंग जो ये है, या लॉस कम करने के लिए, ठीक है, लो सेस्मिक जोन्स जहाँ पे है वहां पे ये प्लांट्स अगर हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे तो बेटर रहेगा। कनेक्टिविटी जहाँ पे होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे होगा, जैसे पोर्ट हो गया, रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, जहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्ट इजीली कर सके, वहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वहां पे करें, ठीक है, इस्टेब्लिश। फिर ह्यूमन कैपिटल, टेक्निकल टैलेंट, ये सारी चीजें ऐसी है जहाँ जिस फैक्टर के ऊपर हम लोग सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। उसके बाद पॉलिसी फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे? जैसे हमने पॉलिसी सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग पॉलिसीज हमने क्या किया, फॉर्म किए, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग देखी जाए तो सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम हमने 21 में लॉन्च किया था, 2021 में। देन PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव स्कीम है हमारी,
ठीक है, इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। डिजाइन लिंक्ड इंटेंसिव स्कीम है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है हमारे पास, ठीक है। ऐसे कुछ पॉलिसी फैक्टर्स है, ये पॉलिसी फैक्टर्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं बेसिकली जो इंडिया का सेमीकंडक्टर सेक्टर है बेसिकली वो कैसे, मतलब उसको एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बेसिकली हो सकता है, ठीक है। अब बॉडी पार्ट हमने एडजस्ट किया, कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, सिंपली इंटीग्रेटेड अप्रोच की वहां पे क्यों जरूरत है, कैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस अगर होगा हमारा, ठीक है, इसमें सेमीकंडक्टर में वो कैसे हेल्प करेगा, क्यों उसकी नीड है, या कैसे हेल्प करेगा हमारे अगेन जो ग्रीन ट्रांजिशन का जो ये है बेसिकली उसमें गोल है, उसमें कैसे हेल्प करेगा, राइट। या आप एम्फोसाइज कर सकते हो जो सेमीकंडक्टर एज ए टूल फॉर डिजिटल सॉवेरेनिटी, जो डिजिटल सॉवेरेनिटी है उसके ऊपर हम लोग कैसे इसको ये कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं थ्रू द सेमीकंडक्टर्स, इसको हम लोग फोकस करेंगे, वहां पे उसका इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलुसिडेट द प्रोसेस ऑफ कोरल ब्लीचिंग ड्यू टू द मरीन हीट वेव्स एंड असेस इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियाज कोस्टल इकोसिस्टम। क्या पूछा है, मरीन हीट वेव्स के बारे में पूछा है और उसका इंपैक्ट पूछा है किसके ऊपर, कोस्टल इकोसिस्टम के ऊपर पूछा है, ठीक है। एंड असेस इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियाज कोस्टल इकोसिस्टम, ठीक है। सिंपली क्या है, कोरल ब्लीचिंग हमें बताना है, कोरल ब्लीचिंग और उसका इंपैक्ट, मतलब कोरल ब्लीचिंग का इंपैक्ट, मतलब कोरल ब्लीचिंग किसके वजह से होता है, मरीन हीट वेव्स के वजह से ये होता है, ऐसे इसका इंपैक्ट क्या है ये पूछा है हमें यहाँ पे, ठीक है। मतलब कोरल ब्लीचिंग एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, मरीन हीट वेव एंड उसका इंपैक्ट कैसे होता है कोस्टल इकोसिस्टम पे, ये हमें यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरल ब्लीचिंग की डेफिनेशन हम लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है एग्जैक्टली कोरल ब्लीचिंग और उसका इंपैक्ट कैसे होगा ये हम लोग यहाँ पे ब्रीफली बता सकते हैं। या जो मरीन हीट वेव्स है उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मरीन हीट वेव्स को भी यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 करंट रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे आईपीसीसी का एक एनुअल रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में हमने क्या बोला, ठीक है, जो इंडिया कोरल रिच जोन्स है जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ये क्या हो रहा है, आर वल्नरेबल, ठीक है, इंक्रीजिंगली वल्नरेबल टू फ्रीक्वेंट ब्लीचिंग ड्यू टू इंटेंसिफाइड मरीन हीट वेव्स। मतलब इन्होंने पर्टिकुलरली ये बोला था पर्टिकुलरली कि जो मरीन हीट वेव्स है उनकी वजह से जो इंडिया के कोरल, मतलब इंडिया की जो कोरल साइट्स है बेसिकली, जैसे अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप, ऐसे कोरल साइट्स क्या और ज्यादा वल्नरेबल हो रहे ड्यू टू मरीन हीट वेव्स बेसिकली, ठीक है। ये आईपीसीसी के रिपोर्ट में बताया था, ये आप यहाँ पे एड्रेस कर सकते हो। सो डेटा बेस्ड या फैक्ट बेस्ड, रिपोर्ट बेस्ड या आप डेफिनेशन बेस्ड, दोनों में से कोई भी इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या है प्रोसेस, क्या है कोरल ब्लीचिंग का, सिंपली यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कोरल ब्लीचिंग ड्यू टू मरीन हीट वेव्स, कैसे मरीन हीट वेव्स एक रीजन होता है कोरल ब्लीचिंग के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जो सिम्बायोटिक डिसरप्शन है, मतलब जो जूजांतिली होती है, कोरल एक जूजांतिली अलगी होती है, ठीक है, जो कोरल बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, या उनका जो प्रोसेस होता है बेसिकली, तो वो जो उनका सिम्बायोटिक जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, किसकी वजह से, मरीन हीट वेव्स की वजह से, राइट। फिर उसके बाद थर्मल स्ट्रेस रिएक्शन, थर्मल स्ट्रेस मतलब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसका जो स्ट्रेस है उसका रिएक्शन होता है। इफ प्रोलॉन्ग और ज्यादा ये थर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो गया तो और ज्यादा ये होता है। जैसे रिसेंट एग्जांपल आप दे सकते हो, मई 24 में क्या हुआ, नॉर्थ बे इन अंडमान आइलैंड्स एक्सपीरियंस्ड ए मास ब्लीचिंग इवेंट ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड मरीन हीट वेव्स, ठीक है। रिसेंट एक एग्जांपल भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द प्रोसेस, बेसिकली ये प्रोसेस है मरीन हीट वेव्स के कारण, मरीन हीट वेव्स के कारण ये क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग बेसिकली होता है, ठीक है। अब इंपैक्ट क्या रहेगा इंडिया के कोस्टल इकोसिस्टम पे इस मरीन हीट वेव्स का, ठीक है। सबसे पहले अगेन मरीन बायोडायवर्सिटी का डिक्लाइन होना, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कॉमन पॉइंट है कि ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। या इसके बारे में कोस्टल लाइवलीहुड कैसे डिसरप्ट होता है उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, या कोस्टल वल्नरेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, या टूरिज्म कैसे जो है उसका, क्योंकि कोरल के ऊपर आप देखोगे कि कोरल टूरिज्म बहुत ज्यादा मतलब ये भी है, फेमस भी है और उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो हमें ये कर सकते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस देख सकते हैं हम लोग इसकी वजह से। तो दीज आर द सम इम्पैक्ट्स ड्यू टू कोरल, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ
कोरल ब्लीचिंग ऑन इकोसिस्टम या मरीन हीट वेव्स का आप लोग बोल सकते हैं कि मरीन हीट वेव्स का इम्पैक्ट ये कोस्टल इकोसिस्टम के ऊपर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कंक्लूजन में क्या है, जो नीड है इंटीग्रेटेड मरीन इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने की, बेसिकली मरीन जो कंजर्वेशन है उसको नीड है। ठीक है, ठीक है, सो नीड फॉर इंटीग्रेटेड मरीन कंजर्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड मरीन कंजर्वेशन की क्यों नीड है यहाँ पे, उसको एम्फसाइज करना है, उसको हाईलाइट करना है, या जो ग्लोबल एंड नेशनल प्रायोरिटीज है, ठीक है, उसको लिंक करना है हमें, जो कोरल इकोसिस्टम है उसको अलाइन करना है एसडीजी 14। ठीक है, जो ब्लू इकोनॉमी विजन है 2021। ठीक है, मतलब एसडीजी 14 के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। एसडीजी 14 के अंडर हम लोग ये अचीव करना है, हमें जो मरीन कंजर्वेशन है उसको भी हमें अचीव करना है। ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, डिस्कस द strategies to mitigate the risk posed by it in the Himalayan state। क्या है बेसिकली, ग्लोफ क्या है बेसिकली, ग्लेशियर लेक फ्लड आउटबर्स्ट क्या है बेसिकली, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, और जो स्ट्रैटेजीज है उसके बारे में वो मिटिगेट करने के लिए, और कैसे ये रिस्क हिमालयन स्टेट को कैसे रिस्क ये कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ग्लोफ जो भी है उसको डिफाइन करो, मतलब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है, उसको डिफाइन करना है और उसका रिलेवेंस बताना है। क्या है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, बेसिकली ग्लेशियर लेक होता है उसका सडन बर्स्टिंग होना। ठीक है, मतलब क्या है, सपोज ये ऐसे कुछ ये है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर लेक है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे ये ऊपर सारे ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, ग्लेशियर्स है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये क्या है, ये जो आइस है, ठीक है, ये जो आइस शीट है ये क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। ये क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। अब इस मेल्टिंग की वजह से ये जो रीजन है बेसिकली, जो ये जो लेक है, ये लेक क्या हो रहा है, और ये हो रहा है बेसिकली, वहां पे पानी इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली वाटर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और बहुत ज्यादा वाटर, ये मेल्टिंग होने की वजह से बहुत ज्यादा वाटर अगर इंक्रीज हो गया तो सडन क्या होता है, यहाँ पे सडन ये बर्स्ट कर देता है या ब्रेक कर देता है। बेसिकली जो नेचुरल बैरियर होता है, वो नेचुरल बैरियर क्या, नेचुरल डैम बोलते हैं उसको, जो नेचुरल डैम है वो ब्रेक हो जाता है और उसकी वजह से सडन एक फ्लड आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बेसिकली। ठीक है, तो ये उसके पीछे मैकेनिज्म है। तो इसको हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, या हम लोग करंट रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे आईपीसीसी का एनुअल रिपोर्ट 6 है। ठीक है, या वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ग्लोफ है वो राइजिंग ड्यू टू एक्सेलरेटेड ग्लेशियल मेल्टिंग। ठीक है, जो ग्लेशियर का मेल्टिंग है, जो आइस का मेल्टिंग है बेसिकली, वो बहुत ज्यादा होने की वजह से ये क्या हो रहा है, ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है, या और ज्यादा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो फ्लड्स है उनकी जो फेनामिना बढ़ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। अब बॉडी पार्ट में क्या बताना है हमें, सबसे पहले रिस्क पोज्ड बाय ग्लोफ्स इन द हिमालयस, हिमालयन जो रीजन है वहां पे कौन कौन सा रिस्क इसकी वजह से है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से। लॉस एंड क्या है, सबसे पहले लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अगेन सेम। ठीक है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे होता है, ठीक है, या डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मेंशन कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी मिटिगेशन के लिए, रिस्क जोनेशन करना है हमें कि कहाँ पे बेसिकली ऐसे कुछ लेक्स है जो ग्लेशियर लेक्स है, और वहां पे कैसे उनका मॉनिटर करना है बेसिकली। ठीक है, वहां पे हमें जोनिंग करना है, ठीक है, वो मार्क करके रखना है, जैसे हम लोग उसको प्रिपेयर्डनेस और बेटर कर सके। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोड्स, जैसे कोड कंस्ट्रक्शन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ऐसे कुछ पॉइंट्स है बेसिकली आप यहाँ पे मिटिगेशन मेजर में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और एक सिंपली अगर डायग्राम आपको ये करना है, या जो लास्ट पेज पे मैंने डायग्राम ये की थी वो भी निकाल सकते हो, या यहाँ पे जैसे ये लेक का डायग्राम है वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, दैट विल बी योर वैल्यू एडिशन। ठीक है, अब कंक्लूजन में क्या है, एम्फसाइज करना है हमें रिस्क रिडक्शन के ऊपर, इंटीग्रेटेड रिस्क रिडक्शन के ऊपर हमें
क्या करना है, एम्फोसाइज करना है, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम, हजार्ड मैपिंग, रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है बेसिकली थ्रेट्स कम करने के लिए एक सॉल्यूशन होगा या टूल होगा, बेसिकली वे फॉरवर्ड टाइप हमें कुछ कंक्लूजन हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है या कर सकते हो, ठीक है। देन लिंक इट विथ द क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर हम लोग उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग उसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिलेट्स के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। श्री अन्ना जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोला, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ श्री अन्ना दैट इज मिलेट्स इन प्रमोटिंग क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे 2-3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर। क्या होता है क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, ठीक है। और उसके बाद श्री अन्ना मतलब मिलेट्स, ठीक है। तो इन मिलेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है जो क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में हमें हेल्प करेगा, सिंपली पूछा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट्स टू अचीव क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ठीक है। एक सिंपल सिंगल डिमांड है, उसके बारे में डिस्कस करना है। डेफिनेशन डिस्कस करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन में, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या है उसके बारे में हम लोग ब्रीफली यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसको। या आप सेकेंड इसमें आप ये लिख सकते हो कि जैसे इंडिया का जो पॉलिसी पुश है, ठीक है, पॉलिसी पुश है ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियन मिलेट्स प्रमोशन, जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी कुछ ईयर्स पहले हम लोग सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करना है, यहाँ पे इंडिया का जो पॉलिसी पुश है उसको हाईलाइट करना है या उसको मेंशन करना है कि कैसे हम लोग ग्लोबली भी एफर्ट्स ले रहे हैं मिलेट को प्रमोट करने में या क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में, ठीक है। ये हम लोग ब्रीफली यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। बॉडी पार्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट्स फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या है इंपॉर्टेंस, ठीक है। सबसे पहले जो मिलेट्स है वो क्या है, ड्रॉट प्रोन है, ठीक है, या ड्रॉट एंड हीट टॉलरेंट उनमें क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है। ड्रॉट एंड हीट टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, उसके लिए ये क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में हमारी हेल्प कर सकते हैं। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है, उनको मिलेट के लिए शॉर्ट ग्रोइंग सीजन लगता है। लो कार्बन फुटप्रिंट है उनका। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, अगेन न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन सॉइल हेल्थ रिस्टोर होती है उसकी वजह से, मिलेट की वजह से। एंड लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो आप इस पर्टिकुलर इसमें एड्रेस कर सकते हो, ठीक है। सिंपली मिलेट्स का इंपॉर्टेंस बताना है, कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जो है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं बेसिकली थ्रू द मिलेट्स, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अब कंक्लूजन में एम्फसाइज करो, सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिलेट्स कैन सेंट्रल टू द क्लाइमेट स्मार्ट न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर। जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन सेंटर अगर एग्रीकल्चर हमें अचीव करना है तो हमें क्या करना है, एम्फसाइज करना पड़ेगा सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिलेट्स, ठीक है। अब उसके बाद एसडीजी के साथ भी लिंक कर सकते हो, जैसे श्री अन्ना जो हमारा एसडीजी 2 है, जीरो हंगर, उसके साथ भी क्या कर सकते हो आप, लिंक कर सकते हो बेसिकली यहाँ पे, राइट। सो एसडीजी 13 जैसे क्लाइमेट एक्शन के साथ आप लिंक कर सकते हो, ये लिंक कर सकते हैं, उसका रेफरेंस देके हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड द थ्रेट्स दे फेस फ्रॉम कोस्टल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनका क्या है सिग्निफिकेंस बताना है हमें, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, एंड हमें कैसे वो कोस्टल डेवलपमेंट की वजह से वो थ्रेट फेस कर रहे हैं, क्या उसमें इश्यूज है, क्या चैलेंजेस है वहां पे कोस्टल डेवलपमेंट की वजह से, वो हमें यहाँ पे सिंपली बताना है, ठीक है। क्वेश्चन अगेन सिंपली मैंग्रोव फॉरेस्ट इंट्रोडक्शन में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या है, डिफाइन मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है और उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है इंडिया में, कैसे एक उसका कहाँ पे बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में मिलते हैं, उसका एग्जांपल देके हम लोग वहाँ पे नेम्स मेंशन करके हम लोग वहाँ पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें क्या बताया, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 21 का है इसमें बताया कि अबाउट 4,992 किलोमीटर, ठीक है, अप्रोक्स 5,000 स्क्वायर किलोमीटर क्या है हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव कवर है बेसिकली, ठीक है। ये बता सकते हो कहाँ पे है बेसिकली, सुंदरबंस, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उड़ीसा में है, गुजरात में है, ऐसे कुछ एरियाज है जो कोस्टल एरियाज जहाँ पे हमें मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगेन कर्नाटका में भी मैंग्रोव्स है, यहाँ पे कर्नाटका भी आप ऐड कर सकते हो, या आप हाईलाइट कर सकते हो क्रिटिकल रोल क्या है मैंग्रोव्स का, इंपॉर्टेंट रोल क्या है मैंग्रोव्स का, वो भी आप हाईलाइट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे बायोडाइवर्सिटी के लिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कोस्टल रेजिलियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन के बाद ब्रीफली एक मैप निकालो यहाँ पे, जहां पे हम लोग दिखा सकते हैं कि मैंग्रोव्स के जो रीजन है, लोकेशन है बेसिकली, वो कहाँ पे। सिंपली आपको कोस्टल एरियाज दिखाने हैं, कोस्टल एरियाज दिखाने हैं जहां जहां पे आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलता है, जैसे गुजरात, कर्नाटका, ठीक है। देन उड़ीसा, सुंदरबंस एक इंपॉर्टेंट जो मैंग्रोव का ये है वो हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, सबसे पहले कोस्टल प्रोटेक्शन। जैसे मैंग्रोव्स हमने देखा है सुनामी से हमारा कोस्टल प्रोटेक्शन करता है, सुनामी से बेसिकली प्रोटेक्शन करता है, सुनामी के लिए एज अ बैरियर करके एक्ट करता है मैंग्रोव्स, ठीक है। सो सुनामी प्रोटेक्शन के लिए कोस्टल प्रोटेक्शन। देन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, अगेन मैंग्रोव एक कार्बन सिंक, बेसिकली बिगेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन सिंक है, ठीक है मैंग्रोव, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी होता है। देन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है बेसिकली, ठीक है, ये भी एक वन ऑफ द सिग्निफिकेंस है। देन वाटर प्यूरिफिकेशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो वाटर का प्यूरिफिकेशन है बेसिकली, जो क्लीन वाटर बेसिकली मैंग्रोव्स की इससे अगर होगा तो क्लीन वाटर वहां पे हमें मिलता है उसकी वजह से, राइट। या सेडिमेंट ट्रैप कर लेते हैं मैंग्रोव्स बेसिकली, और फिल्टर कर लेते हैं पोल्यूटेंट्स और ये सारी चीजें, ठीक है, उसके वजह से हम लोग क्लीन वाटर ये कर सकते हैं। देन लाइवलीहुड सपोर्ट, जैसे 1.5 करोड़ कोस्टल रेसिडेंट्स डिपेंडेंट ऑन क्या है, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है उनके ऊपर डिपेंडेंट है बेसिकली, राइट। सो ये कुछ सिग्निफिकेंस है जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। सेकेंड क्या है, कोस्टल डेवलपमेंट की वजह से थ्रेट्स क्या होंगे मैंग्रोव्स के ऊपर, वो भी हम लोग डिस्कस करना है हमें, ठीक है। जैसे अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है, या पोर्ट्स वगैरह जो बन रहे हैं, पोर्ट्स के लिए जैसे एक मुंबई का एक एरिया है जहाँ पे एक पोर्ट के लिए अराउंड कितना यहाँ पे 80 एकर्स, ठीक है, मतलब 80 एकर्स का जो एरिया है मैंग्रोव्स का वो यहाँ पे क्लियर कर लिया, किसके लिए, नवी मुंबई जो एयरपोर्ट बन रहा है उसके लिए, ठीक है, नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है उसके लिए 80 एकर्स मैंग्रोव का फॉरेस्ट हमने क्या किया वहां पे, क्लियर कर लिया, क्लीन कर लिया बेसिकली, ठीक है। तो ये वन ऑफ द थ्रेट है। अगेन एक्वाकल्चर एंड इंडस्ट्री एक्सपांशन, जैसे अलग अलग इंडस्ट्री से केमिकल या डिजास्टर जो पोल्यूटेंट होते हैं बेसिकली वो यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से मैंग्रोव इकोसिस्टम को हार्म हो रहा है। फिर पोल्यूशन हो गया, अनरेगुलेटेड टूरिज्म हो गया, ठीक है, वीक गवर्नेंस उतना स्ट्रेंथन नहीं है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे थ्रेट्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना था, थ्रेट्स लिखने थे। सबसे पहले हमने क्या किया, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस लिखा, सिग्निफिकेंस के बाद हमने उसके थ्रेट्स बताए। अब वैल्यू एडिशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वे फॉरवर्ड दे सकते हो, ठीक है, या उसके ऊपर सॉल्यूशन दे सकते हो। कंक्लूजन में भी अगेन वे फॉरवर्ड बता सकते हो कि क्या जो थ्रेट्स है उसको थ्रेट्स को कैसे कम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपली एक फ्लो चार्ट निकाल के वहां पे आप एक ऐसे फ्लो चार्ट निकाल के आप वहां पे डाल सकते हो वे फॉरवर्ड, ठीक है। या कंक्लूजन में आप एम्फसाइज कर सकते हो कि जो प्रोटेक्शन है थ्रू इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोटेक्ट, नरिश एंड एम्पावर कोस्टल इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज को कैसे कर सकते हैं, उसकी वजह से कैसे हम मैंग्रोव्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। या सस्टेनेबल जो पॉलिसीज है और पॉलिसी डायरेक्शन स्ट्रेंथनिंग क्या है, मतलब सस्टेनेबल पॉलिसी डायरेक्शन जिनमें हम लोग सीआरजेड कोस्टल रेगुलेशन जोन एनफोर्समेंट, ठीक है, देन इसेंशियल सेफगार्डिंग फॉर इंडियाज मैंग्रोव एंड की टू अचीविंग SDG 13, मतलब जो SDG 13 है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, एंड SDG 14 है लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। इन दोनों को भी आप लिंक कर सकते हो और कैसे एक सस्टेनेबल पॉलिसी की जरूरत है हमें वहां पे, ये सारी चीजें अचीव करने में, ये उसका नीड या इंपॉर्टेंस उसका क्या कर सकते हो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। अब नंबर 10 क्वेश्चन, critically examine the environmental impact of burgeoning tourism in India's ecological sensitive zones, ESZ के बारे में पूछा है, ठीक है, लाइक द हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है, दो प्लेसेस हिमालयस और वेस्टर्न घाट्स के बारे में हमें पूछा है कि उनका जो हिमालयस और वेस्टर्न घाट में जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, ठीक है, किसका, जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के ऊपर जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है वो हमें पूछा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या इंट्रोडक्शन में क्या है, डिफाइन इको सेंसिटिव जोन्स, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है उसको डिफाइन कर सकते हो और उसके साथ उसका इश्यू क्या है, इंट्रोड्यूस विद द इश्यू, ठीक है, इश्यू क्या चल रहा है वहां पे या उसका इश्यू क्या है बेसिकली वो आप यहाँ पे एड्रेस कर सकते हो। या जैसे नीति आयोग का एक रिपोर्ट है, ठीक है,
इसके बारे में भी आप बता सकते हो, नीति आयोग का रिपोर्ट जिसमें हम लोग हिमालयन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, 2023 एंड द वेस्टर्न घाट्स के कुछ इकोलॉजिकल एक्सपर्ट जो पैनल था उसके द्वारा क्या बोला था, जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है, ठीक है, हैव क्रॉस्ड देयर सस्टेनेबल थ्रेशोल्ड्स, ठीक है, मतलब क्या कैरिंग कैपेसिटी उनकी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। बेसिकली जो टूरिज्म है उतना ज्यादा बढ़ गया कि वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद एक लिमिट के बाहर गया, ठीक है, और उसका जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है, जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट वो इकोलॉजी के ऊपर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा ये नीति आयोग के रिपोर्ट में बोला है, या जो वेस्टर्न घाट के जो एक्सपर्ट इकोलॉजी पैनल था वहां पे इन्होंने एड्रेस किया है, ठीक है, वो हम लोग रेफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी पार्ट में की एनवायरमेंटल क्या होंगे, इंपैक्ट्स क्या होंगे, ठीक है, इंपैक्ट्स की एनवायरमेंटल सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रप्शन। डिफॉरेस्टेशन अगेन एक मेजर है, ग्लेशियल स्ट्रेस एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट, देन वेस्ट जनरेशन एंड पोल्यूशन, ठीक है, जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है तो उसकी वजह से ये सारी चीजें बढ़ रही है। ये स्लोप इंस्टेबिलिटी एंड लैंडस्लाइड्स, ये भी एक पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या ओवर क्राउडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है उसके वजह से कैसे ये इको सेंसिटिव जोन्स के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें आप एड्रेस कर सकते हो। बेसिकली क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हमें क्या करने हैं यहाँ पे एड्रेस करने हैं। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल आप पुट करोगे तो डेफिनेटली और ज्यादा उसको सपोर्ट करेगा। जैसे लैंडस्लाइड में आप जैसे जोशीमठ लैंडस्लाइड के बारे में यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, या जैसे केदारनाथ ग्लेशियर के बारे में लिख सकते हो, जैसे ग्लेशियर स्ट्रेस एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट में जैसे केदारनाथ ग्लेशियर कैसे रिट्रीट हो रहा था और कैसे वो टूरिज्म की वजह से रिट्रीट हो रहा था बेसिकली, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देन कंक्लूजन में आप रेगुलेटरी एक्शन के लिए स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस के इसके लिए आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, जैसे कॉल फॉर रेगुलेटरी एंड इकोलॉजिकल सेफगार्ड्स, रेगुलेटरी एंड इकोलॉजिकल सेफगार्ड्स कैसे स्ट्रॉन्गर चाहिए हमें, कैसे स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन चाहिए, इको टूरिज्म नॉर्म्स कैसे हमें ये करना है, या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसको कैसे और ज़्यादा इसके साथ एनफोर्समेंट करना चाहिए, और ज़्यादा कैसे इम्पैक्ट के साथ एनफोर्स करना चाहिए उसको, और ज़्यादा कैसे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। टाइप 2 में आप देख सकते हो जैसे सस्टेनेबल एग्जाम्पल्स एंड फ्यूचर डायरेक्शन मॉडल्स लाइक सिक्किम रेगुलेटेड टूरिज्म एंड केरलाज कम्युनिटी टूरिज्म, ठीक है, कुछ यहाँ पे केस स्टडी दे सकते हो, जैसे एक सिक्किम का केस स्टडी है या केरला का एक केस स्टडी है, वो केस स्टडी देके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, राइट। सो इस तरीके से हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्लाइमेट चेंज इज ब्रिंगिंग अबाउट इरिवर्सिबल चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, ठीक है, क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इनके बारे में क्या कर रहा है, क्लाइमेट चेंज एक इरिवर्सिबल क्या कर रहा है, चेंज वहां पे, या इरिवर्सिबल क्या कर रहा है, चेंजेस वो ये कर रहा है, ठीक है, ड्राइव कर रहा है बेसिकली। देन कैसे वाटर बॉडीज हो गया, आइस कैप्स हो गया, ये जैसे जो क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स है उनके ऊपर, तो उसको क्या करना है, क्रिटिकली इवेल्युएट करना है विद सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है, सुटेबल एग्जांपल। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर में हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे आइस कैप्स हो गया, वाटर बॉडीज हो गई, ठीक है, ये सारे कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स है क्रिटिकल, उनको ये करना है। फिर क्रिटिकली इवेल्युएट करना है कि ये जो चेंजेस है वो इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, ठीक है, उनको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। और बाद में हमें जो सपोर्ट विथ क्या करना है, हमें ग्लोबल जो हमारा एंड इंडियन एग्जाम्पल्स है, ग्लोबल और इंडियन एग्जाम्पल्स है, उसके साथ हमें क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, ठीक है, जिसमें क्लाइमेट चेंज लार्जली ड्रिवन बाय ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, क्या एग्जैक्टली ये है प्रॉब्लम है, इश्यू क्या है, वो उसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज और लार्जली ग्रीन हाउस गैस इमिशन से क्या हो रहा है, जो क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स है उनके ऊपर अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से है, जैसे ट्रांसफॉर्मिंग क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक ग्लेशियर्स हो गया, पोलर आइस कैप्स हो गया, वाटर बॉडीज हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, या परमाफ्रॉस्ट जो जोन्स है बेसिकली परमाफ्रॉस्ट, उनके ऊपर क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। या डेटा बेस्ड आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, जैसे आईपीसीसी का एनुअल रिपोर्ट 6/23 में मेंशन किया है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेशली क्रायोस्फीयर
एंड ओशंस आर नाउ इरिवर्सिबल। मतलब जो चेंजेस हो रहे इस ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, अब वो चेंजेस रिवर्सेबल नहीं है, ठीक है, उनको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते अभी, ये बेसिकली इसमें बताया, ठीक है। तो इन दोनों का रेफरेंस देखिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, ठीक है। अब इरिवर्सिबल चेंजेस क्या क्या हुए, मतलब कौन से ऐसे आइस कैप से, जो ग्लेशियर्स है या परमाफ्रॉस्ट है, ठीक है, या श्रिंकिंग वाटर बॉडीज है, इनका आपको ब्रीफली यहाँ पे एग्जांपल देने हैं और ब्रीफली क्या उनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि कैसे ये बेसिकली इनके ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, ये बताएं, ठीक है। जैसे पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में जैसे आर्टिक सी आइस जो है डिक्लाइन हो रहा है 30% से पर डिकेड, ये इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। जो आपका एक ज्योग्राफी का मेंस का पार्ट है बेसिकली क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, उसमें आपको ये सारे जो फीचर्स है उनके बारे में आपको एक अलग से नोट तैयार करके रखने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे परमाफ्रॉस्ट थॉ हो गया, या श्रिंकिंग वाटर बॉडीज हो गए, कोरल रीफ्स के ऊपर कैसे इंपैक्ट हो रहा है, सी लेवल राइज के ऊपर कैसे इंपैक्ट हो रहा है और उसकी वजह से उनका कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है बेसिकली, ठीक है, कैसे ये बॉडीज कम हो रही है या ये डिस्ट्रॉय हो रही है बेसिकली, ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब ये चेंजेस रियली रिवर्सेबल है क्या, इरिवर्सिबल है क्या, ठीक है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन में हम लोग क्या, आर दीज चेंजेस ट्रूली इरिवर्सिबल, क्या हम लोग सच में ये इरिवर्सिबल है क्या, सच में इनको रिवर्स नहीं कर सकते क्या, तो सबसे पहले हमें यस में लिखना है, फिर नो में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इरिवर्सिबल में हाँ कुछ है जो ह्यूमन टाइम स्केल के ऊपर हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, जिनको हम लोग इरिवर्सिबल बोल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जैसे आइस शीट्स हो गए, ग्लेशियर लॉस हो गया, जो लॉन्ग टर्म इनर्शिया रहता है उनका, ठीक है, वो हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे परमाफ्रॉस्ट एक मीथेन इमिशंस, ठीक है, लॉक इन वार्मिंग, ठीक है, जैसे परमाफ्रॉस्ट वगैरह उनको भी रिवर्स नहीं कर सकते। ओशन एसिडिफिकेशन उनको भी हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते बेसिकली। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। और कुछ चीजें हैं जहाँ पे हम लोग लोकल अगर कुछ ये करें, लोकल रिकवरी वहां पे पॉसिबल है, ठीक है, कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें या कुछ एक्शन ले बेसिकली, तो वो क्या है, रिवर्सिबल है बेसिकली, ठीक है। सो कोस्टल इकोसिस्टम, कोरल्स, वाटर बॉडीज, टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें ऐसे हैं जहां पे हम लोग रिवर्सिबल या चेंजेस अगर हमने किया, ठीक है, हमें एक्शन लिया हमने, तो ये रिवर्सिबल है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे इसको एड्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो दो चीजें मतलब टोटली, सबसे पहले हमने क्या एड्रेस किया, सबसे पहले हमने इरिवर्सिबल चेंजेस क्या क्या है ज्योग्राफिकल फीचर्स में, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि यस दीज आर सम ऑफ दीज फीचर्स आर नॉट रिवर्सिबल एंड सम ऑफ दीज फीचर्स आर रिवर्सिबल, ठीक है। दोनों पर्सपेक्टिव से हमने क्या किया, पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे एड्रेस किया इसको, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कंक्लूजन में हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म जो उसका थ्रेट है, ठीक है, उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंस दे सकते हैं कि कैसे ये क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म थ्रेट पोज कर रहा है हमारे इसके इकोसिस्टम के ऊपर, ठीक है, और अर्थ का जो ज्योग्राफिकल वे है उसके लिए, ठीक है। देन एक्शन, कॉल टू एक्शन, जैसे टारगेटेड रिस्टोरेशन ऑफर्स कर सकते हैं, देन लोकल रेजिलियंस, डीप डिकार्बनाइजेशन, ग्लोबल कोऑपरेशन, ऐसे कुछ वे फॉरवर्ड या ऐसे कुछ सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। Then next, question number 12. While critical minerals are essential for the green energy transition, their extraction often leads to severe environmental degradation and social conflicts. Discuss with suitable examples. ठीक है, क्या है क्रिटिकल मिनरल्स है, कैसे ये क्या कर सकते हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, क्वेश्चन पूछ रहा है जो क्रिटिकल मिनरल्स है ये कैसे इसेंशियल है हमारे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, जो इंडिया का अभी शिफ्टिंग ग्रीन एनर्जी के ऊपर इंडिया जो शिफ्ट हो रहा है उसमें क्रिटिकल मिनरल्स का रोल क्या है बेसिकली, कैसे ये ट्रांजिशन या ये ट्रांसफॉर्मेशन करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं बेसिकली, राइट। सो एंड एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, their extraction often leads to severe environmental degradation, ठीक है, and social conflicts. जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनका हम लोग अगर माइनिंग करें, एक्सट्रैक्शन करें, तो कैसे वो एनवायरनमेंट के ऊपर थ्रेट है, एनवायरनमेंट को कैसे हार्म कर रहा है, ठीक है, या सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे बढ़ा रहा है, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में अगेन डेफिनेशन बेस्ड क्रिटिकल मिनरल्स बेसिकली क्या है एग्जैक्टली, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये कुछ मिनरल्स है जो क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स। उसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे ब्रीफली प्रोवाइड कर सकते हैं। डेटा ड्रिवन में
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसका रिपोर्ट है, ठीक है। वो रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे जो मिनरल्स है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6 फोल्ड बाय 2040, ठीक है, टू मेट नेट जीरो टारगेट्स, ठीक है। नेट जीरो जो टारगेट्स है वो अगर हमें अचीव करना है तो मिनरल्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यही हमें ये रिपोर्ट में एड्रेस किया है, तो वो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब बॉडी पार्ट में सबसे पहले एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा एक्सट्रैक्शन का, ठीक है। जो मिनरल का एक्सट्रैक्शन करेंगे उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा ये हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे लैंड डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, अगर आपको कहा कहीं से भी मिनरल रिसोर्सेस हमने लोकेट किया तो उसको माइनिंग करना पड़ेगा। अब माइनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है, या उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, या वाटर स्कैरिसिटी एंड पोल्यूशन, क्योंकि आप अगर माइनिंग करने जाओगे तो माइनिंग करने के लिए आपको क्या लगता है, बहुत सारा वाटर लगता है, ठीक है। वाटर का यूज बहुत सारा होता है, जैसे लिथियम एक्सट्रैक्शन में आपको वाटर लगता है, ठीक है। देन उसके बाद टॉक्सिक वेस्ट एंड सॉइल कंटेमिनेशन, सॉइल के ऊपर अगेन थ्रेट है, ठीक है। कार्बन एंड एनर्जी इंटेंसिटी, इसके ऊपर भी पर्टिकुलर थ्रेट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या रहेंगे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट उसकी वजह से क्या क्या होता है, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, आप अगर फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हो, वहां पे जो कम्युनिटीज है, वहां पे जो लोकल पीपल है उनको आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हो, नियामगिरी जो हिल्स है उड़ीसा के, वहां की जो कम्युनिटी थी, कौन सी, डोंगरिया कम्युनिटी, डोंगरिया कोंड कम्युनिटी, उनको क्या किया, डिस्प्लेस किया गया मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए। देन लेबर एक्सप्लॉयटेशन एंड चाइल्ड लेबर, अगेन लेबर कम पड़ती है वहां पे एक्सट्रैक्शन करने में, तो अगेन लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। लैक ऑफ फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म कंसेंट, मतलब जो जहां पे आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो वहां पे जो लोकल कम्युनिटी होती है उनका कंसेंट लिए बिना, जो ट्राइबल्स होते हैं उनका कंसेंट लिए बिना ये क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। कंक्लूजन में अगेन एथिकल वार्निंग सबसे पहले कि क्या है, जो तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है, ठीक है, मस्ट नॉट रेप्लिकेट फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज, मतलब जो फॉसिल फ्यूल इरा के यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रीज हुआ था, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज हो गई, ठीक है, या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो गई, ठीक है, इनके साथ जो इंडस्ट्रीज हुआ था वो सेम इंडस्ट्रीज ये जो ग्रीन ट्रांजिशन है, ठीक है, वहां पे ना हो, ये हमें क्या करना है, इसके ऊपर फोकस करना है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्विटेबल सबके साथ इक्विटी के साथ मतलब ये हो, यहाँ पे जस्टिस हो, ठीक है, विदाउट सस्टेनेबल, ठीक है, विदाउट सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी द बेनिफिट्स ऑफ क्लीन एनर्जी रिस्क बीइंग ओवरशैडोड बाय न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, एक्सप्लोरेशन करना है, माइनिंग करनी भी है लेकिन वो सस्टेनेबल करनी है, ठीक है, विद इक्विटी करनी है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। या सेकेंड पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, जैसे इंडिया का क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी है जो 2023 का, और काबिल इनिशिएटिव, ठीक है, जैसे काबिल हमने लिथियम के बारे में, हमने याद करो लिथियम के बारे में अभी डिस्कस किया था। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स है, उनके ऊपर हमें क्या करना है, और ज्यादा फोकस करना चाहिए, और ये सारी चीजें ये करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रीड कर लेना। हाउ इज इंडियाज, क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग दैट हाउ इज इंडियाज अप्रोच to disaster management shifting from being reactive to proactive and prediction based, मतलब क्या बोल रही है, पहले हम लोग क्या करते थे, पोस्ट डिजास्टर हम लोग एक्शन लेते थे, ठीक है, पहले पोस्ट डिजास्टर एक्शन लेते थे, अब क्या करें हम लोग, उससे शिफ्ट होकर हम लोग प्री डिजास्टर एक्शन के ऊपर और ड्यूरिंग द डिजास्टर के एक्शन के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अप्रोच जो है हमारा, अप्रोच शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, कहां से, बीइंग रिएक्टिव, ठीक है, सबसे पहले क्या, पहले हम लोग रिएक्ट करते थे, अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोएक्टिव हो जाते हैं एंड प्रिडिक्शन बेस्ड हो जाता है, ठीक है। डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू जनरेशन डिजास्टर्स लाइक हीट वेव्स एंड फॉरेस्ट फायर, दो डिजास्टर यहाँ पे दिए, हीट वेव्स एंड फॉरेस्ट फायर, इनके कॉन्टेक्स्ट में हमें ये इंडिया का क्या मतलब कैसे शिफ्ट हो रहा है, पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है, ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो या डिस्कस कर सकते हो, या मरीन हीट वेव्स हो गए, ठीक है, या फॉरेस्ट फायर्स हो गए, उनको लिंक करके यहाँ पे हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं,
डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड, इसमें डेटा रिपोर्ट बेस्ड, जैसे आईएमडी का डेटा हो गया, ठीक है, या एनडीएमए का डेटा हो गया, ठीक है, ये आप यहाँ पे जो हीट वेव्स है एंड फॉरेस्ट फायर्स है इनके ऊपर जो डेटा या फैक्ट होगा वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंडिया का अप्रोच कैसे शिफ्ट हो रहा है, बॉडी पार्ट में हमें ये लिखना है, ठीक है। तो कैसे, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग पोस्ट डिजास्टर रिएक्ट करते थे, अब प्री डिजास्टर क्या होता है, हम लोग प्रोएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे शिफ्ट हो रहा है, सबसे पहले पॉलिसी लेवल पे हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, ठीक है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया हमने 2000, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया 2005 में, ठीक है। फिर उसके बाद हीट वेव्स के ऊपर हमने फोकस किया, जैसे अहमदाबाद का एचएपी एंड एचएपी जो प्रोजेक्ट है उसमें 60% डेथ कट किए बेसिकली, ठीक है। देन फॉरेस्ट फायर्स को मैनेज करने के लिए हमने फायर 2.0 जैसे इनिशिएटिव लॉन्च किए, ठीक है, थ्रू सैटेलाइट एंड मोबाइल ऐप्स, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। देन टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन कैसे, कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कैसे हमने ये की, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पॉलिसी शिफ्ट में बेसिकली लिख सकते हैं या एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कैसे हमारा शिफ्ट रहा, ठीक है, डिजास्टर के इसमें कैसे हमारा जर्नी रहा डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या है, ठीक है, कंक्लूजन में स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन हम लोग दे सकते हैं, जैसे इंडिया का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है, इज ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स क्लाइमेट रेजिलिएंट के ऊपर ट्रांजिशन हो रहा है, और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिस्टम हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रिवन कर रहे हैं, ठीक है। अर्ली वार्निंग हो गया या लोकल पार्टिसिपेशन, ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। या आप वे फॉरवर्ड दे सकते हो कि कैसे आप लोग रोड अहेड होगा आपका, ठीक है, कैसे हम लोग एसडीजी 11 जो सस्टेनेबल सिटीज एंड एसडीजी 13 है जो क्लाइमेट एक्शन है उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू दिस मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड जो पॉलिसीज हमने अडॉप्ट की है, जो शिफ्ट हमारा हुआ है उसके थ्रू हम लोग कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, टू व्हाट एक्सटेंट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज अ वायबल सॉल्यूशन फॉर इंडियाज एग्रेरियन डिस्ट्रेस, डिस्कस विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी का रोल यहाँ पे डिस्कस करना है हमें, ठीक है, कैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक वायबल सॉल्यूशन हो सकता है एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस के लिए, जो एग्रीकल्चर जो स्ट्रेस है बेसिकली, डिस्ट्रेस बेसिकली, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है एग्रीकल्चर में, उसके ऊपर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे एक सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे वो हेल्प कर सकता है, ठीक है, और उसको डिस्कस करना है हमें टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एम्फासिस ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले फिर इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, डेफिनेशन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का लिख सकते हो कि क्या है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, उसको डिफाइन कर सकते हो, या स्टैट बेस्ड आपको अगर देना है तो जैसे 43% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड फार्म इनकम, ठीक है, फॉलोइंग बाय 15 to 18%, ठीक है। जो हमारा पॉपुलेशन है ओवरऑल उसका 43% क्या कर रहा है, 43% पॉपुलेशन हमारा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर या फार्म के इनकम के ऊपर, उसमें से भी क्या कर रहा है, 15 to 18% डिक्रीज हो रहा है बेसिकली, फॉल है वहां पे, ठीक है, ड्यू टू क्यों, क्लाइमेट इवेंट्स जैसे है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। ऐसे कुछ डेटा या कुछ फैक्ट देके हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अब बॉडी पार्ट में हम लोग कैसे हम लोग क्लाइमेट स्मार्ट जो एग्रीकल्चर है वो कैसे एक सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, डिस्ट्रेस के लिए, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस के लिए, उसको यहाँ पे ये करना है, ठीक है। क्यों सोल्यूशन हो सकता है कि एनहांसिंग फार्म प्रोडक्टिविटी एंड इनकम स्टेबिलिटी, इनकम स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, फार्म जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन बढ़ सकता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। सबसे पहले क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एग्जैक्टली है क्या, ये आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, उसके वजह से हमें ये सारी चीजें हो रही है, इसको आपको एड्रेस करना है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, enhancing farm productivity and income stability, then we have improving water use efficiency, water efficiency हो सकती है, मतलब वाटर का जो यूज है उसमें efficiency हो सकती है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का दे सकते हैं यहाँ पे। देन प्रमोटिंग सॉइल हेल्थ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ सकता है, ठीक है। देन वेदर रेजिलिएंट क्रॉपिंग सिस्टम हम लोग अगर ये करें तो अगेन ये सारी चीजें हम लोग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये कर सकते हैं, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है बेसिकली वो कम हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें करके। तो ऐसे ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हेल्प करता है हमारे ओवरऑल इसमें, ठीक है, डिस्ट्रेस में एग्रीकल्चर। अब रोल क्या है टेक्नोलॉजी का
एडवांस करने में, जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है उसमें एडवांस करने में, ठीक है। डिजिटल एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग प्रिसाइज एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल एग्रीकल्चर जैसे एआई का रोल है उसमें, ठीक है। जीआईएस मॉनिटर, क्रॉप कंडीशन कैसे होती है उसको हम लोग और बेटरली अगर पता कर पाए उसके बारे में तो और बेटरली स्मार्टली एग्रीकल्चर हम लोग कर सकते हैं वहां पे। क्लाइमेट मॉडलिंग एंड अर्ली वार्निंग, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट इनपुट्स एंड एफिशिएंसी, मार्केट एंड क्रेडिट एक्सेस, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आप इसमें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इसमें वैल्यू एडिशन में आप चैलेंजेस लिख सकते हो, क्या क्या चैलेंजेस है, और वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो या दे सकते हो। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चैलेंजेस है एंड वे फॉरवर्ड, ये आप वैल्यू एडिशन में दे सकते हो, ठीक है। आप वैल्यू एडिशन करोगे तो ये सारी चीजें आप करोगे, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में स्ट्रैटेजिक वैल्यू बतानी है किसकी, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की, कैसे ये ऑफर करता है ट्रांसफॉर्मेशनल पाथवे फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट, प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल इंडियन एग्रीकल्चर को, ठीक है। बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस बताया हमने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का, कि कैसे ये पाथवे प्रोवाइड करता है हमारे क्लाइमेट रेजिलिएंट में, प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कैसे ये एक रोड हो सकता है या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। या सेकेंड टाइप में आप विजन ओरिएंटेड या टेक एक्सिस अगर उसको मिल गया, ठीक है। जैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को टेक एक्सिस अगर मिल गया तो और बेटर हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मर की ट्रेनिंग दे सकते हैं, इंटीग्रेटेड पॉलिसीज ये कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग इसमें आत्मनिर्भर कृषि की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं या फूड सिक्योरिटी हमारी एनहांस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, analyze the challenges of solid waste management in large Indian cities. In this context, evaluate the effectiveness of Swachh Bharat Mission 2.0 in promoting scientific waste processing. स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के बारे में पूछा है। सबसे पहले हमें चैलेंजेस डिस्कस करने हैं उसके, कि लार्ज इंडियन सिटीज में कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, उसको उसके चैलेंजेस क्या क्या है वो हमें डिस्कस करने हैं। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 उसका जो इफेक्टिवनेस है वो डिस्कस करें। मतलब स्वच्छ भारत 2.0 कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कितना ज्यादा सक्सेसफुल है, या कितना ज्यादा और कितने उसमें चैलेंजेस क्या क्या है वो भी हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हम लोग यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको हम लोग यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। या सेकेंड इसमें डेटा प्रोवाइड कर सकते हो स्टैट बेस्ड में, कि इंडिया का जो इंडिया जनरेट्स ओवर 1.6 लाख टन्स पर डे ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। मतलब 1.6 लाख डेली हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली वेस्ट जनरेट होता है इंडिया में पर डे पे, ठीक है। ये किसने बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ जो होम एंड अर्बन अफेयर्स जो है, बेसिकली हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बोला है 2023 में कि 1.6 लाख टन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं डेली वेस्ट जनरेट करते हैं। और उसमें जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है, 2.0 उसका रोल क्या है, ये ब्रीफली हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, डाटा और फैक्ट बेस में, ठीक है। सबसे पहले चैलेंजेस क्या क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, वो आपको डिस्कस करना है, वो आप ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेज करने में हमें दिक्कतें आती है, जैसे लैक ऑफ सोर्स सेग्रीगेशन, ऑन पॉइंट सोर्स सेग्रीगेशन नहीं होता, वेट या ड्राई जैसे बोलते हैं हम लोग वेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इनसफिशिएंट प्रोसेसिंग कैपेसिटी हमारी कमी है, वीक कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, ठीक है। फिर स्पेशलाइज वेस्ट को हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल गैप से, वहाँ पे फाइनेंशियल गैप से, ये सारी चीज़ें ब्रीफली आप क्या कर सकते हो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 उसमें आप सक्सेस उसका क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, अभी भी मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है उसका, ये आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे चैलेंजेस में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, चैलेंजेस में जैसे लीगेसी वेस्ट क्लियरेंस, ठीक है, ये भी हम लोग जैसे 70+ लाख टन्स रेमिडिएटेड सिटीज लाइक इंदौर डिक्लेयर्ड लैंडफिल फ्री, ठीक है। मतलब सक्सेस में डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे इंदौर जैसे सिटी है जो लैंडफिल फ्री हमने डिक्लेयर की है, एक बहुत बड़ा मॉडल है इंदौर जिसमें हमने सक्सेस पाया है स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है हमारे पास, देन डिजिटल टूल्स है जैसे स्वच्छता ऐप, जियो टैगिंग, देन स्वच्छ सर्वेक्षण,
ठीक है। ऐसे कुछ ऐप्स है जिनके थ्रू हम लोग और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्लीनलीनेस को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अचीव किया हमने, सिटीजन एंगेजमेंट भी हमें देखने को मिलता है, देन पॉलिसी सिनर्जी भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग सक्सेस में डिस्कस कर सकते हैं। चैलेंजेस भी डिस्कस करने हैं आपको ब्रीफली कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे अर्बन डिस्पैरिटीज, डिलेड रोल आउट, इनफॉर्मल सेक्टर एक्सक्लूजन, ये सारी चीजें इसमें आप चैलेंजेस में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ब्रीफली आपको क्या, देखो क्वेश्चन आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपको डिकोड कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन में आप देखोगे, क्वेश्चन में यहाँ पे चैलेंजेस पूछा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, दिस इज योर डिमांड 1, ठीक है। ये क्या है आपका डिमांड 1 है। फिर उसके बाद हमें इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना है मतलब हमें क्या करना है, उसका यस और नो। इवैल्यूएट मतलब क्या है, पॉजिटिव्स बताने हैं और क्या करने हैं, निगेटिव्स बताने हैं, ठीक है। इवैल्यूएट मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, किसका बताना है, मतलब इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस किसका, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। मतलब स्वच्छ भारत मिशन में कैसे सक्सेसफुल है स्वच्छ भारत मिशन, और क्या उसमें चैलेंजेस क्या क्या है स्वच्छ भारत मिशन में, वो हमें क्या करना है बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में एड्रेस करेंगे, ठीक है। देन कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है। अब वैल्यू एडिशन, जैसे इफेक्टिवनेस हमने बताया, तो वैल्यू एडिशन में आप वे फॉरवर्ड दे सकते हो कि कैसे हमें इस स्वच्छ भारत मिशन के जो चैलेंजेस है वो हम लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं, उसको कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हो, गवर्नेंस व्यू पॉइंट दे सकते हो। जैसे गवर्नेंस व्यू पॉइंट से जो स्वच्छ भारत मिशन 2 है, मार्क्स शिफ्ट फ्रॉम सिंबॉलिक क्लीननेस टू साइंटिफिक वेस्ट गवर्नेंस। सिंबॉलिक जो क्लीननेस था वहां से हम लोग शिफ्ट करके साइंटिफिक वेस्ट गवर्नेंस के ऊपर हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड्स ऑन एम्फसाइजिंग एम्पावरिंग अर्बन लोकल बॉडीज। मतलब इसका लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो अर्बन लोकल बॉडीज है हमने उनको अगर एम्पावर किया अच्छे से तो उसके ऊपर हमारा क्या है, सक्सेस डिपेंडेंट है, ठीक है। और एसडीजी के साथ भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो। जैसे एसडीजी 11 है जो सस्टेनेबल सिटीज है, उनका रेफरेंस देके इसको आप क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई आर पेरी अर्बन एरियाज इन इंडिया इमर्जिंग एज जोन्स ऑफ इंक्रीजिंग कंफ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर। जो पेरी अर्बन एरियाज है उनके बारे में पूछा है कि कैसे वो वहां पे जो कंफ्लिक्ट है वो कंफ्लिक्ट बढ़ रहा है, किसके ऊपर लेके, लैंड और वाटर के ऊपर लेके। सजेस्ट ए फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल प्लानिंग इन दीज एरियाज। इन एरियाज में सस्टेनेबल प्लानिंग कैसे करना है उसके लिए हमें फ्रेमवर्क भी सजेस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। अर्बन पेरी अर्बन एरियाज क्या होते हैं, पेरी अर्बन एरियाज, पेरी अर्बन एरियाज आर दोज एरियाज विच आर ट्रांजिशन या बिटवीन द एरियाज, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो कोर अर्बन एरियाज है और जो रूरल का जो हिंटरलैंड है उसके बीच वाला एरिया, ठीक है। ट्रांजिशनल एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं पेरी अर्बन एरियाज, ठीक है। तो पेरी अर्बन एरियाज आर द ट्रांजिशनल जोन्स बिटवीन द रूरल हिंटरलैंड, मतलब रूरल जो अंदर वाला पार्ट है रूरल का, हिंटरलैंड है, और वहां का और जो एक्सपांडिंग अर्बन कोर, जो अर्बन कोर एक्सपांड हो रहा है उन बीच वाला जो ट्रांजिशन जोन है, ठीक है, ट्रांजिशनल एरिया है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरी अर्बन एरियाज, ठीक है। अब इन पेरी अर्बन एरियाज में क्या बोला है उन्होंने कि हमें बताना है उसके रिसोर्सेज के ऊपर कैसे कंफ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है, लैंड और वाटर के ऊपर। या आप टाइप 2 में स्टैट बेस्ड मतलब क्या, एक इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू क्रॉस अराउंड 40% बाय 2036। मतलब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो इंडिया का सिटी का पॉपुलेशन है बेसिकली अर्बन पॉपुलेशन 40% तक जाएगा बाय 2036, ठीक है। तो पेरी अर्बन जो एरियाज है वो सिटीज के अराउंड, जैसे बेंगलुरु हो गया, पुणे हो गया, ठीक है। पुणे के अराउंड आप अगर देखोगे तो बहुत सारा आउटस्कर्ट है पुणे में जहाँ पे पेरी अर्बन हो रहा है, मतलब गांव, रूरल एरिया और सिटी के बीच वाला जो ट्रांजिशन जो एरिया वो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है उसका, वहां पे कंफ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पूछा है हमें, ठीक है। तो गुड़गांव हो गया, पुणे हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ इमर्जिंग हॉटस्पॉट है, वहां पे क्या है, लैंड और वाटर को लेके डिस्प्यूट हो रहा है या कंफ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। क्या रीजन है पेरी अर्बन एरियाज में ये जो कंफ्लिक्ट्स है, वो कंफ्लिक्ट्स क्यों बढ़ रहे हैं बेसिकली, वो हमें एड्रेस करना है। जैसे लैंड यूज चैलेंजेस एंड एनक्रोचमेंट,
जैसे बहुत ज़्यादा इंक्रोच हो रहा है, लैंड यूज चैलेंजेस है, वाटर स्कैरिसिटी है, बेसिकली वाटर की कमी है, ठीक है। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन होगा, वहाँ पे चैलेंजेस तो होंगे होंगे बेसिकली, राइट। फिर गवर्नेंस वैक्यूम में प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है, ठीक है, प्रॉपर पॉलिसी नहीं है वहाँ पे, फॉर्मेशन नहीं है, या स्ट्रिक्ट गवर्नेंस नहीं है वहाँ पे, ठीक है। देन मिटिगेट माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन प्रेशर, अगेन कंटिन्यूसली डे बाय डे माइग्रेशन होता जा रहा है रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो ये जो माइग्रेशन हो रहा है वो सिटी के आउटस्कर्ट में आता है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले आउटस्कर्ट में बहुत मतलब धीरे धीरे आउटस्कर्ट के साइड बढ़ता जाता है बेसिकली ये माइग्रेशन, ठीक है। तो वहां पे प्रेशर डेवलप होता है। एंड देन पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिग्रेडेशन, इनकी वजह से क्या है, ये सारे रीजन है बेसिकली जो वाटर और लैंड के ऊपर क्या हो रहा है, कंफ्लिक्ट हो रहा है इन पेरी अर्बन एरियाज में, ठीक है। अब फ्रेमवर्क क्या है, जैसे हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं फ्रेमवर्क, क्या सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं इसके लिए, जैसे इंटीग्रेटेड लैंड यूज एंड रिसोर्स प्लानिंग, इंटीग्रेटेड क्या है, लैंड यूज एंड रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग। देन लॉज है, जो लॉज या गवर्नेंस है, गवर्नेंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, टेक्नोलॉजी का यूज, ये सारी चीजें करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फ्रेमवर्क अच्छे से बना सकते हैं। और ये जो चैलेंजेस है बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको कम कर सकते हैं, या उसके ऊपर हम लोग टैकल उसको कर सकते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड टाइप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसे हम लोग जो पेरी अर्बन एरियाज है, उनको नीड है कैसे कि ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट डायनामिक स्पेसेस। मतलब ये बेसिकली जो पेरी अर्बन एरियाज है ना, ये क्या हो रहा है, ये ना अर्बन एरियाज में काउंट हो रहा है ना रूरल एरिया में काउंट हो रहा है, दोनों के बीच में उनका सैंडविच हुआ है बेसिकली। तो वहां पे प्रॉपरली चीजें फंक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली बताया यहाँ पे कि उनको एक अलग से डिस्टिंक्ट और डायनामिक उनको एक ये पार्ट करके हमें ये करना है, एड्रेस करना है, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो गैप्स है उनको भी हमें कम करना है, ठीक है। देन मल्टी सेक्टरल एंड कम्युनिटी लेड प्लानिंग अप्रोच इज द की, ठीक है। कैसे हम लोग कम्युनिटी बेस्ड और मल्टी सेक्टरल प्लानिंग अगर करेंगे तो वो हम लोग जो चैलेंजेस है उसको काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। या सस्टेनेबिलिटी फोकस, जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे तो भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17 अगेन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रामसार कन्वेंशन फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। रामसार कन्वेंशन का सिग्निफिकेंस क्या है, सिंपल क्वेश्चन है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। देन assess the challenges faced by Indian रामसार साइट डिस्पाइट देयर डेजिग्नेशन, मतलब ये पूछ रहा है कि रामसार साइट का डेजिग्नेशन उन्हें मिला है जो साइट से बेसिकली इंडिया के रामसार साइट, ठीक है, उनको डेजिग्नेशन मिलने के बाद भी उसमें क्यों चैलेंजेस है, ठीक है। असेस द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस है उनमें बेसिकली, क्या मतलब क्यों अभी भी इतना ज्यादा वो कॉन्जर्वेशन में लैक कर रहे हैं, या क्या चैलेंजेस है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले रामसार साइट्स को डिफाइन कर सकते हैं या उसके बारे में बता सकते हैं कि रामसार कन्वेंशन क्या है 1971 का, उसके बारे में ग्लोबल ट्रीटी जैसे है, ठीक है, कंजर्वेशन के लिए, वेटलैंड के लिए, वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए वो ब्रीफली बता सकते हैं। या स्टैट बेस्ड में हम लोग जैसे 2025 में क्या है, अराउंड 91 रामसार साइट्स हमारे पास एज अ रिकॉग्नाइज रामसार साइट्स करके है, ठीक है, कवरिंग ओवर 13 लाख प्लस हेक्टर्स ऑफ वेटलैंड, ठीक है। अराउंड 13 लाख प्लस जो वेटलैंड है हमारा वो कवर कर रहे हैं कितने, अराउंड 91 जो रामसार साइट्स हैं हमारे, ठीक है। अंडरस्कोरिंग क्या कि कमिटमेंट टू वेटलैंड कंजर्वेशन, मतलब इंडिया का जो कमिटमेंट है वो क्या कर रहा है यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बॉडी में सिग्निफिकेंस ऑफ रामसार कन्वेंशन, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, बेसिकली ब्रीफली सिग्निफिकेंस आपको डिस्कस करने हैं। सिग्निफिकेंस के बाद चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहे हैं रामसार साइट्स, ये आपको ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो दो पार्ट्स इसके होंगे, सबसे पहले हमें सिग्निफिकेंस, फिर उसके बाद चैलेंजेस, और उसके बाद वैल्यू एडिशन में आप क्या कर सकते हो, वैल्यू एडिशन में आप उसका वे फॉरवर्ड दे सकते हो वैल्यू एडिशन में, या उसके जो चैलेंजेस है उसके ऊपर सॉल्यूशन आप वहां पे सजेस्ट कर सकते हो। कंक्लूजन में होलिस्टिक एम्फोसिस कर सकते हो कंक्लूजन में कि रामसार जो साइट्स है हमारे, ठीक है, जो रामसार साइट्स है हमारे, रामसार कन्वेंशन जो है वो क्या करता है, हमें कॉन्जर्वेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ट्रू इम्पैक्ट डालता है हमारे ग्राउंड लेवल एक्शन के ऊपर, एंड कम्युनिटी इंक्लूजन और इंटर एजेंसी सिनर्जी के ऊपर क्या करता है, ये बेसिकली फोकस करता है,
ठीक है, या उसका रोल प्ले करता है, राइट। अब फ्यूचर ओरिएंटेड भी व्यू दे सकते हो, जैसे वे फॉरवर्ड मैंने बोला, ये वे फॉरवर्ड कि कैसे मतलब साइंटिफिक रिस्टोरेशन, पॉलिसी एनफोर्समेंट या पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के थ्रू हम लोग इस पर्टिकुलर इसको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल रेजिलियंस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18, अपार्ट फ्रॉम सेस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी अलोंग प्लेट बाउंड्रीज, हाउ हैज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट शेप्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल मिनरल रिसोर्सेज। एक अलग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है, ठीक है, बेसिकली उसको एक अलग एंगल से पूछा है, एक मिनरल के एंगल से पूछा है, ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज जो है ग्लोबली उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें कैसे रोल प्ले किया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है, एंड सेस्मिक वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का रोल हमें बताना है बेसिकली कि ग्लोबली कैसे इसमें मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन में ये किया, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में हमें ये करना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखना है, ठीक है। 1912 में जैसे अल्फ्रेड वेगनर एक साइंटिस्ट है, जब भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपको वर्ड आएगा तो उसके साथ साथ ये अल्फ्रेड वेगनर 1912 ये वर्ड जरूर ऐड करना, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये वर्ड आप ऐड कर सकते हो कि इन्होंने ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, ये थ्योरी प्रपोज की थी, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे जो अर्थ के कॉन्टिनेंट्स है वो कॉन्टिनेंट्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है विद अ जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। अब इसको लिंक करना है आपको किसके साथ, मिनरल के साथ इसको लिंक करके हमें यहाँ पे ये करना है, जैसे इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन एंड एक्सपोजर ऑफ मिनरल्स, ठीक है, इन्होंने जो दिया उसमें इन्होंने ये भी बताया था, ठीक है। अब सेकेंड टाइप आप लिख सकते हैं, जैसे ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, जैसे प्लेट बाउंड्रीज हो गई या हॉटस्पॉट टेक्टोनिक एक्टिविटीज होगी, कैसे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो गए, ये क्या सिग्निफिकेंटली क्या कर सकते हैं, मिनरल जो डिपॉजिट्स है उसको क्या करते हैं बेसिकली शो करते हैं, या ये करते हैं बेसिकली क्या, जैसे उनका ब्रेकअप कैसे है, क्रेटन फॉर्मेशन, ओरोजेनी कैसे है, या सेडिमेंटेशन पैटर्न कैसे, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में ब्रीफली आई विल सजेस्ट कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के साथ आप स्टार्ट करोगे तो दैट वुड बी बेटर इंट्रो, ठीक है। अब रोल क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का इन शेपिंग मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कैसे इसने मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन को ये किया, ठीक है। जैसे सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेकअप हो गया, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट का ब्रेकअप होने के बाद एंड मिनरल लिगेसी क्या है उसका, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे पैंजिया का और गोंडवाना लैंड का जैसे फ्रैगमेंटेशन हुआ तो ये मिनरल रिच जोन्स थे बेसिकली, वो हमें दिखता है। जैसे गोंडवाना कोलफील्ड्स इन इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, जैसे गोंडवाना कोलफील्ड्स है जो इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है, जो कि एक ही लैंड था जो गोंडवाना लैंड था बेसिकली, वो ड्रिफ्ट होने के बाद, वो ब्रेकअप होने के बाद ड्रिफ्ट हो गया और अलग अलग आज कंट्रीज के इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ शील्ड एरियाज, क्रेटॉन्स, देन माउंटेन बिल्डिंग एंड मेट्रोलॉजिकल बेल्ट्स, ऐसे कुछ जो पॉइंट है जो आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। बेसिकली आपको क्या करना है, इसका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है उसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन का रोल यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। अब कंक्लूजन में थीमेटिक समरी दे सकते हो आप, कैसे कि कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट है वो प्रोफाउंडली कैसे इन्फ्लुएंस करता है डाइवर्सिटी एंड लोकेशन ऑफ ग्लोबल मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, ये आप यहाँ पे ब्रीफली हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। या स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस दे सकते हो, जैसे जियोस्टैटिक प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है, या सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट में ये कैसे हेल्प करेगा, कैसे उसका इंपॉर्टेंस है, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19, इंडियाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इंडियाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर फेसिंग द ड्यूअल थ्रेट्स ऑफ डेवलपमेंटल प्रेशर एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जो इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है बेसिकली, ये बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, ड्यूअल थ्रेट फेस कर रहे हैं। क्या क्या थ्रेट फेस कर रहे हैं कि जैसे ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डेवलपमेंटल प्रेशर, दो थ्रेट्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रेशर थ्रेट नंबर 1 एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज थ्रेट नंबर 2। इसको क्या करना है, हमें क्रिटिकली एग्जामाइन करना है कि इसमें स्ट्रैटेजीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दीज फ्रेजाइल इकोसिस्टम, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी इसको क्रिटिकली क्या करना है, हमें एग्जामाइन करना है, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगेन जैसे ड्यूअल थ्रेट्स के बारे में हम लोग सबसे पहले बता सकते हैं, क्योंकि
इंट्रोडक्शन में हम लोग जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनके बारे में बता सकते हैं, जैसे कौन कौन से ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयास, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, ठीक है। ये कुछ 3-4 जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इनके बारे में आप यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर सकते हो, कैसे ये रिच बायोडाइवर्सिटी है, एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीजिंगली वल्नरेबल टू एंथ्रोपोजेनिक एंड क्लाइमेटिक प्रेशर, ठीक है। मतलब ये अगेन वल्नरेबल है, यहाँ पे रिस्क बढ़ रहा है किसकी वजह से, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से या क्लाइमेटिक फैक्टर से, ठीक है। ये आपको ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करना है। या करंट बेस्ड आप कोई ये देख सकते हो, फैक्ट बेस्ड आप कोई मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे सकते हो, जैसे रिसेंट इवेंट्स, जैसे एलिफेंट डेथ इन केरला और रोड प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड, ठीक है। उसकी वजह से मैन एनिमल का कन्फ्लिक्ट जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। उसकी वजह से कैसे मैनमेड एक्टिविटीज की वजह से एलिफेंट या एनिमल्स की डेथ हो रही है, उसका हम लोग ब्रीफली यहाँ पे ये देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ठीक है। डेवलपमेंटल एंड एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर ऑन हॉटस्पॉट, कैसे ये दोनों जो प्रेशर है हॉटस्पॉट के ऊपर कैसे प्रेशर आ रहा है, क्या क्या उसके इफेक्ट हो रहे हैं बेसिकली। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, जैसे प्रोजेक्ट्स है ये हार्म कर रहा है बेसिकली हैबिटाट्स को, ठीक है, फ्रैगमेंटेड हैबिटाट्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जैसे चार धाम प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड एक एग्जांपल है, चार धाम प्रोजेक्ट, जैसे डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज हो रहा है, लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है। फिर पोचिंग, इलीगल ट्रेड को हम लोग ज्यादा यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से इलीगल ट्रेड हो रहा है, जो स्पीसीज है वो थ्रेटन कर रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है। देन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हम लोग देख रहे हैं, जैसे आसाम में हो गया, केरला में हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। देन चैलेंजेस टू द स्ट्रैटेजिक कॉन्जर्वेशन, क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे स्ट्रैटेजिक कॉन्जर्वेशन के लिए, ठीक है, जैसे डेवलपमेंट, ठीक है, देन फ्रैगमेंटेड इंप्लीमेंटेशन, वीक इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, देन इनसफिशिएंट लोकल पार्टिसिपेशन, ये कुछ चैलेंजेस है जो हम लोग ये फेस कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजीज फॉर कंजर्वेशन में, कंजर्वेशन करने में ये हम लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सक्सेस क्या है इन स्ट्रैटेजीज का, क्योंकि हमें इवैल्यूएट करना है, राइट। तो सक्सेस क्या क्या होगा इसमें, सो सक्सेस जैसे लीगल प्रोटेक्शन, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने ये किया था, ठीक है, 1972 में। हॉटस्पॉट रिकॉग्नाइजेशन हमने दिया है। फिर कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स कुछ है हमारे, ठीक है, ऐसे कुछ रामसर साइट्स एंड ESZ मतलब इको सेंसिटिव जोन्स हमने ये किया है, ठीक है। ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में वैल्यू एडिशन आप वे फॉरवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। उसके बाद कंक्लूजन में बैलेंस समरी लिखनी है आपको कि इंडियाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स are facing existential threats, but coordinated and community-centric conservation strategies can help to protect them. मतलब यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट है, जो ड्यूअल मतलब ये है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और डेवलपमेंट जो हो रहा है उसकी वजह से थ्रेट भी है, और उसको कम्युनिटी सेंट्रिक और कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज हमने अच्छे से यूज की तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन हॉटस्पॉट जो फ्यूचर ओरिएंटेड इंसाइट देने कि कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन कर सकते हैं इन हॉटस्पॉट का, ये उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कंक्लूजन में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्रिटिकली एनालाइज द इकोलॉजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तीन चीजें हैं, इकोलॉजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। रिवर इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है उसका हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है, किसमें, इकोलॉजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कि कैसे एक सॉल्यूशन हो सकते हैं इंडिया के वाटर वोज को, इंडिया की जो वाटर स्ट्रेस है बेसिकली उसको कैसे, वाटर स्कैरिसिटी को कैसे ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, किन किन स्फीयर में, इकोलॉजिकल स्फीयर में, सोशल स्फीयर में और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के स्फीयर में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग डिफाइन करेंगे सबसे पहले ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है क्या बेसिकली, ठीक है। या आप फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन भी देख सकते हो, ठीक है, जिसमें हम लोग नीति आयोग का डेटा हम लोग यहाँ पे कोट कर सकते हैं, ठीक है। नीति आयोग ने 2019 में एस्टिमेट किया था कि दैट 600 मिलियन पीपल फेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्कैरिसिटी। अभी भी वाटर स्कैरिसिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इंडिया की बहुत ज़्यादा सिटीज़ वाटर स्कैरिसिटी प्रोन है बेसिकली, तो वो हम लोग फैक्ट ये कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने क्या किया, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया विथ 30 प्रपोज्ड लिंक्स, 30 लिंक्स है ऐसे
रिवर लिंकिंग हम लोग कर रहे हैं बेसिकली, और उसकी वजह से कैसे हम लोग वाटर स्कैरिसिटी को कम करेंगे, ये हम लोग ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब इकोलॉजिकल कंसर्न्स क्या क्या है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के। ठीक है, जैसे बायोडाइवर्सिटी डिसरप्ट हो रही है, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है हमें। ठीक है, देन क्लाइमेट इनकम्पैटिबिलिटी है। ठीक है, और इसमें आप एक एक एग्जांपल या कुछ डेटा जैसे है, जैसे EIA का रिपोर्ट है। ठीक है, EIA का रिपोर्ट क्या कह रहा है, 6000 हेक्टर फॉरेस्ट अभी तक केन बेटवा जो इंटरलिंकिंग है उसमें 6000 हेक्टर जो फॉरेस्ट है वो हमने लॉस किया है, वो क्लियर किया है बेसिकली। या केन बेटवा लिंक में पन्ना टाइगर रिजर्व से उसको थ्रेट है बेसिकली, क्योंकि ये केन बेटवा लिंक पन्ना टाइगर रिवर्स के थ्रू जा रही है, पन्ना टाइगर रिजर्व के थ्रू जा रही है बेसिकली। ठीक है, उनमें बीच में जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये थ्रेट फेस करें। फिर सोशल कंसर्न्स क्या क्या होंगे, सोशल कंसर्न में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का। ठीक है, लार्ज स्केल पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो रही है। देन इंटरस्टेट डिस्प्यूट यहाँ पे देखने को मिलता है कि 2 स्टेट में डिस्प्यूट है, तो कभी कभी क्या होता है, जो गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स, वो उस पर्टिकुलर एक इसके ऊपर राजी नहीं होती, तो वहां पे हम लोग इश्यूज फेस कर रहे हैं। देन कल्चरल इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है हमें। तो दीज आर द सम चैलेंजेस ऑफ सोशल एंड इकोलॉजिकल कंसर्न। ठीक है, देन उसके बाद इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के ऊपर कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस, जैसे कैपिटल कॉस्ट हाई है इसका। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा भी लगने वाला है यहाँ पे, हमारा फाइनेंशियल ये भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अनसर्टन ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर अनसर्टन है, कि क्लियरली हम लोग बता नहीं सकते कि यहाँ पे जैसे हम लोग रिवर इंटरलिंकिंग कर रहे हैं तो उसका कितना फायदा होगा। ठीक, देन बेटर अल्टरनेटिव्स ओवरलुक्ड, जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, मतलब जो वाटर स्कैरिसिटी है, वाटर स्कैरिसिटी कम करने के लिए जो अदर अल्टरनेटिव्स है उसके ऊपर हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, या इनिशिएट किया है। तो ये सारी चीजें इकोनॉमी के स्फीयर में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, या पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे अगर हमने वेल प्लान किया। ठीक है, अगर रिवर इंटरलिंकिंग को हमने अच्छे से ये किया, वेल प्लान किया, तो उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है, जैसे वाटर इक्विटी हो जाएगी। ठीक है, ड्रॉट्स कम हो जाएंगे, फ्लड कंट्रोल में आ जाएंगे, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी हम लोग यहाँ पे इंश्योर करते हैं बेसिकली। ठीक है, एंड नेविगेशन एंड हाइड्रो पावर को भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमने सारी चीजें डिस्कस की। अब लास्ट कंक्लूजन, हाँ, वैल्यू एडिशन में आप क्या कर सकते हो, वे फॉरवर्ड डिस्कस कर सकते हो, यहाँ पे क्या वे फॉरवर्ड रहेगा, एंड कंक्लूजन में बैलेंस्ड व्यू पॉइंट दे सकते हो कि कैसे ये थ्रेट भी है या कंसर्न्स भी है, इसके साथ कंसर्न के बाद भी क्या करते हैं, ये रिवर इंटरलिंकिंग ऑफर्स ये पोटेंशियल बट इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डाउनसाइड जो है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है, जैसे हमें ये करना भी है लेकिन हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी यहाँ पे करना है। ठीक है, या आप जैसे फॉरवर्ड लुकिंग इनसाइट भी दे सकते हो, जैसे वाटर फ्यूचर, इंडियाज वाटर फ्यूचर इज लाइज नॉट इन मेगा प्रोजेक्ट्स अलोन बट इंटीग्रेटिंग लोकल विजडम, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर गवर्नेंस। ठीक है, सिर्फ मेगा वाटर प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा वाटर स्कैरिसिटी का जो सॉल्यूशन है वो नहीं आएगा। ठीक है, वो हमारा वाटर फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगा, बट कुछ लोकल हमें ये करना है, लोकल विजडम या डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करके या क्लाइमेट रेजिलिएंट एक्शन लेके हमें, या गवर्नेंस करके, वाटर गवर्नेंस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बेसिकली ये कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 20 क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड हियर इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट। होप सबको ये समझ आया होगा कि कैसे क्वेश्चन ब्रेक करना है, कैसे एड्रेस करना है। बेसिकली 3 चीजें है, क्वेश्चन ब्रेक करो, क्वेश्चन ब्रेक करने के बाद अलग अलग पार्ट्स उसके ये करो, आइडेंटिफाई करो और उन पार्ट्स को एड्रेस करो। ठीक है, जो भी आपके पास कंटेंट है उन कंटेंट के अकॉर्डिंग। 2-3 चीजें ज्योग्राफी में अगेन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैप का रोल बहुत ज्यादा है, डायग्राम का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको वैल्यू एडिशन एज अ मार्क्स ये करके देगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप थोड़ा इसके ऊपर फोकस करोगे तो ज्योग्राफी को अच्छे से टैकल कर पाओगे। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच।